वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 12 रबीउल-उल-सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड यस, वी आर एट द मिड वीक राइट नाउ। मेरे बैकग्राउंड में हदीका कियानी की आवाज चल रही है। आई थिंक हदीका कियानी के करियर का ये वो टाइम था जिस वक्त शी वाज डेस्परेटली ट्राइंग हार्ड टू बी माराया कैरी की तरह। गाना गाने का जो है ना बहुत शौक था, उसी की तरह आवाज में ये वाओ भी किया करती थी। लेकिन बहरहाल वो खैर आई थिंक नाउ उसके बाद शी इज रियली मैच्योर्ड एज अ सिंगर और कमाल काम किया। अच्छा जी, सो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाकर आप अपना आज का मैसेज जो है वो मैं बस अभी पुट अप करने वाला हूं 16 अक्टूबर का, और वहां पे आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। और देयर वी गो, लगा दिया जी मैसेज। सो या, तो It's a bright and sunny morning here in Karachi. गर्म भी है. It felt like 30 degrees Celsius right now. आज सुबह जब मैं जो है वो पार्क पे घुसा था और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा थी, तो पसीना जो है वो भी काफी ज्यादा आया हुआ था। लेकिन या चलें, दिस टू शेल पास। रोजाना एक ही बात करते हैं प्रोग्राम में, हमेशा की तरह बहुत सारी बातें होंगी नेचुरली। आज के अखबारात की अहम खबरें भी शामिल होनी है, इंटरनेशनल खबरें काफी इंपॉर्टेंट हैं, उस पे भी बात करेंगे। अमेरिका ने इसराइल को एक सॉर्ट ऑफ धमकी दी है। हम सोचें, अमेरिका ने इसराइल को धमकी दी है, और लेकिन वो इतनी लॉन्ग टर्म धमकी है कि इसराइल भी कहेगा चल ठीक है देख लेंगे यार, अभी फिलहाल तो चिल करो, आगे बढ़ो। सो वो क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे हम। और जो है वो देखते हैं कनाडा इंडिया के ताल्लुकात पे तो कल हमने काफी तफसील से बात कर ली थी, लेकिन फिर भी अमेरिकी इलेक्शन का भी जो है वो जिक्र हो सकता है। और या चलें जी, बहुत सारी बातें। अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज। वो तो बाकी मैं तरीके बता भी दिए। हाँ, आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आज मैंने जल्दी साइन इन कर लिया, सो थैंक यू सो मच। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि मुझे एप्रिसिएशन के मैसेजेस जो है वो अभी कर रहे हैं कि आज आपने बहुत जल्दी। कल मैं आप लोग को ये कहकर गया था कि बस मैं इंशाल्लाह अब प्रोग्राम में कोशिश करूंगा जल्दी जो है वो साइन करूं, तो आज मैंने किसी भी चीज में अपना वक्त जाया नहीं किया और मैं बस उठा और बस मैं छूट के आ गया। सो हियर वी गो। चलें जी, आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है अताउर रहमान साहब, जिन्होंने जमायमा गोल्डस्मिथ का कल का जो ट्वीट है जिसको पाकिस्तान में काफी ज्यादा ट्रैक्शन मिली है, अपने बच्चों के वालिद सियासतदान इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको इंटरनेशनली भी जो है वो काफी प्रोमिनेंस मिली है, और जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तमाम जायनिस्ट जो हैं वो तमाम यहूदियत के पैरोकार जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए इमरान खान के लिए। सो चलें जी, इनका वैसे वाकई दुनिया इधर से हो जाए, मामला जो है कहीं से कहीं पहुंच जाएं, भारत भी चांद पे पहुंच जाए, मर्रीख पे पहुंच जाए, इनके जो ये यहूदी कार्ड और ये हिंदू कार्ड जो है ना, ये इनका कभी खत्म नहीं होगा। ये इसके उस्ताद हैं और ये रहेंगे हमेशा मेरे ख्याल से। जाहिर है, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई हमारी पाकिस्तानी अवाम में कौम है जो कि इस चूरन को जो है वो बाई भी कर रही होती है। और जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरखा दत्त से हुई मुलाकात, और मैं आपको बता भी रहा था कि बरखा दत्त जो है वो काफी ज्यादा इंडिया में प्रो मोदी स्टैंड रखती हैं। दिखने में वो प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा प्रो मोदी और बहुत ही नेशनलिस्ट किस्म का स्टैंड होता है। मियां साहब ने खुसूसी तौर से इनको जो है वो सुनने में आया, बुलाया जी किसी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को तो अब इंटरव्यू देते नहीं है मियां साहब, कोई न्यूट्रल जर्नलिस्ट या कोई हो, लेकिन बरखा दत्त को उन्होंने कल इंटरव्यू दिया। सो बहरहाल वो उस वक्त वो हुब्बुल-वतनी है, लेकिन ये कोई और अगर किसी भारतीय जर्नलिस्ट से राब्ता रखे तो फिर वो जो है वो गलत बात हो जाती है। सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, आपने ट्वीट शेयर किया है अता साहब ने, कहते हैं रूफ टॉप सोलर हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय सप्लाइंग मोर देन 50% ऑफ द डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलियाज मेन इलेक्ट्रिक ग्रिड। There are now more than 23 gigawatts of rooftop solar in Australia and is expected to grow fourfold in the coming decades. ऐसे ईमानदारी की बात है। आप कह रहे हैं why not in Pakistan? I think अता साहब पाकिस्तान में भी जो है ना ये मामला बड़ी तेजी से इस जानिब जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह सोलरिफिकेशन पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, जिस तरह, बिकॉज देखिए सरकार ने तो
अब आपको हाथ उठा लिए ना, सरकार ना ठीक से बिजली देने को तैयार है, ना गैस देने को तैयार है, पानी का भी लोग बोरिंग कर रहे हैं आजकल। सो गैस के लिए लोग सिलेंडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली के लिए जो है वो अब सोलर ग्रिड और बैटरी वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो रही है, सोलर पैनल्स और बैटरी इस्तेमाल हो रही है। अब सरकार की जो जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ शायद पानी भी लोग टैंक से डलवा रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ सीवरेज लाइन जो है, गटर लाइन, अगर सरकार सिर्फ वही डाल दे तो मेरे ख्याल से भला होगा। तो पाकिस्तान में भी जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ जो है वो हम सोलर की जानिब बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर हैड कहना चाहिए कि उनका एक हेड स्टार्ट था इस चीज के हवाले से, उन्होंने बहुत पहले से जो है वो इस पे काम करना शुरू कर दिया था, और यही वजह है कि आपको अब नजर ये आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पे पाकिस्तान का ताल्लुक है। नेचुरली अब से कुछ अर्सा पहले तक सोलर वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, यानी एक महंगा ये एक अमल था, और सिर्फ सोलर की तरफ वही लोग जा रहे थे जिनकी बहुत ज्यादा बिलिंग हुआ करती थी, या फिर वो जो ऑफ ग्रिड थे, जिनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ताल्लुक नहीं। मसलन मैंने आपसे शायद 3 या 4 साल पहले को रोड ट्रिप किया था, एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी द नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स, सोलर पैनल्स हु वर आउट देयर। पाकिस्तान के रूरल एरियाज में, देही इलाकों में जो मुझे सोलर नजर आ रहे थे, जिससे छोटी छोटी दुकानें, ट्यूबवेल्स वगैरह और ये सब जो है चल रहे थे। सो मेरे ख्याल से अब आई थिंक वो कबूलियत आम का दर्जा पाकिस्तान में जो है वो इख्तियार कर गई है, और मेरे ख्याल से ये जो आपने बोला व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, आई थिंक प्रीटी मच इट इज हैपनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन पाकिस्तान एज वेल। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है जी। उबर सीईओ दारा खरौशाही से बड़े दिनों बाद इसका नाम जो है ना, खुसरो शाही, दारा खुसरो शाही, ही इज द सीईओ ऑफ उबर, और कैलोनिक को इसने जो है वो रिप्लेस किया था, आई रिमेम्बर। सो बहरहाल जी, उसका कहना यह है, कंपीटिंग विद इलॉन मस्क इज नो इजी मैटर एंड ही वुड लव टू पार्टनर विद टेस्ला टू गेट रोबो टैक्सीज ऑन टू हिज प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपको पता है कि इलॉन मस्क ने अब से कुछ दिनों पहले जो है वो अपनी रोबो टैक्सी जो है वो डिस्प्ले की है और डेमोन्स्ट्रेट की है। अच्छा इंजीनियर बाबू, जरा अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी स्टूडियो में तशरीफ लाइए, एक चीज मुझे यहाँ बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरी यहाँ पे मदद करें। हाँ जी, तो अब उबर, अगर ये बेसिकली टेस्ला का प्लान ये है, इलॉन मस्क का प्लान ये है, यार ये जो लाइट है ना, टावर को इधर कर दें, इसको बहुत आंखों में पड़ रही है, बिल्कुल बस बिल्कुल आंखें मेरी चुंदिया सी गई थोड़ी सी देर में, अभी भी सियाह नजर आ रहे हैं मुझे सब, और मुझे अब घड़ी भी नजर आ रही है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच इंजीनियर बाबू, खुश रहिए आप, खुश रहिए। हाँ जी, तो आप जानते हैं दुनिया में जब राइड हेलिंग सर्विस का जो किंग है दैट इज उबर, और अब उसके मुकाबले में टेस्ला आ रहा है। टेस्ला ज़ाहिर है जिस मार्केट में घुसता है उसमें लोगों को बहुत परेशान करता है, बड़ा खतरनाक कंपेटिटर है टेस्ला, इसमें कोई शक नहीं है। इलॉन मस्क गोज ऑल इनटू अ पर्टिकुलर थिंग। आपको पता है ना कि इस वक्त इलॉन मस्क ने जो है उसका जो स्टारलिंक, उसकी जो इंटरनेट सर्विस, जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, इस वक्त वो भारत में अपनी एंट्री जो है वो मारने वाला है, और भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके टेलीकम्युनिकेशन के किंग मुकेश अंबानी जो है, ही हैज बिकम इनसिक्योर। इस पे जरा अलग से हम प्रोग्राम में ना आगे चल के जरा बात करेंगे, एंड डेफिनेटली। ओके जी, जवेद साहब ने हमारे साथ जो है वो खबर शेयर की है, बैकलैश आफ्टर ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर बाइज 4.3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हाउस एमिड हाउसिंग क्राइसिस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने 4.3 मिलियन डॉलर का जो है वो एक घर खरीदा है, और अगर घर खरीदा है, एंथनी एल्बनीज की बात हो रही है, और अगर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अपना इस वक्त ज्यादातर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे एक शदीद हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट शॉर्टेजेस ऑफ हाउसेस, और उस दौरान उनका प्राइम मिनिस्टर जो है उसने एक बहुत महंगा घर खरीदा है। तो पॉइंट ये है कि अगर उसने अपने पैसों से खरीदा तो फिर ये सवाल, पाकिस्तान में तो हम ये कहते हैं ना कि भाई अपने पैसों से खरीदा है तो फिर आपको क्या, मेरी मर्जी, मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी। तो ये बेसिकली कहते ये हैं कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड शोर्स अ 4 बेडरूम 3 बाथरूम एंड 3 कारपोर्ट प्रॉपर्टी इन कोपाकबाना ऑस्ट्रेलिया में भी है। वेरी गुड। इसके अलावा वरना तो ब्राजील में मशहूर है ना, which has panoramic views, was sold for $4.3 million last month, but the purchase is yet to be settled. तो कहते ये हैं कि जिसके जो परचेजर्स हैं वो एंथनी ऑल्बनीज हैं, और बट वही सवाल ये पैदा होता है कि यार इसका अपना घर है, लेकिन देखें ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, दैट इज समथिंग दैट द पीपल देयर एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर लीडर्स। वो अपने लीडर्स से ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुल्क में जिस चीज के मसले से गुजर रही है और जिसका वो शिकार है, तो वो कम से कम अपना भी कोई ऐसा काम ना करें कि लोगों को उस चीज का मजीद एहसास हो। ठीक है जी, कि अगर मुल्क में खुराक की कमी है, जैसे कि
मलिहा लोधी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, जो ये एक फलस्तीन के नाम पे एक लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी हमारे हाफिज साहब को भी, और मेरा मतलब है हाफिज नईमुर रहमान की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह खैर के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। तो अरे इंजीनियर बाबू ये टीवी से स्क्रीन आनी खराब, अच्छा आ गई, दोबारा आ गई। द मूवी रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कम हियर। आज जरा सेटिंग चेंज की है तो इसको जिसमें इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। तो एनीवे अच्छा हुआ मैंने देख लिया यार। तो उसमें हुआ ये था कि वहां पे आके जो है ना उन्होंने ये बोला कि चलो अब होगा मैं तो बता दूंगा दोबारा, ठीक है, चल गया, ऑन हो गया। आज मेहनत करनी पड़ रही है बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, DSLR रखा हुआ यहाँ पे, वरना आईफोन से रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। सो या व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे कि वो जो एक फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे पाकिस्तान की सियासी क़यादत, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक लीडर के बगैर इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी चले थी हम आर्ग्यूमेंट से, पाकिस्तान की फॉर्म 47 क़यादत वहां बैठी हुई थी, और पीछे खाने लगने की और चमचों की और कटलरी की और जो है वो डिनर सेट्स वगैरह प्लेटों की आवाजें आ रही थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे खित्ते के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 80% लोगों को पेट भर के खाना खाने के लिए मुयस्सर नहीं है, वहां पे एक मुल्क में जो है, जो कि खुद एक गरीब मुल्क है, खुद एक IMF डिपेंडेंट मुल्क है, और वहां पे इतना पुरतयुश एक जो है वो एक डिनर किया जा रहा है इन द नेम ऑफ पैलेस्टाइन, तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है हमें इन बातों पे शर्म आती नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। बिलाल अहमद साहब ने बताया है T20 विमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप के हवाले से, जिसमें बहुत बड़ा सरप्राइज कल हुआ है। वेस्ट इंडीज ने जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दी, और इंग्लैंड को वो शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए, एंड they have got a match in the semi-final which they can fancy, यानी उनका मुकाबला न्यूजीलैंड की विमेन टीम के साथ होने वाला है। So well, New Zealand, you never know, could be through to the, माफ कीजिएगा, West Indies could be through to the final, and definitely all my supports are for the West Indian cricket team। फ़हीम अली खान ब्रो का मैसेज आया है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 आपने हमारे साथ शेयर की है। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। क्या बात है भाई, जबरदस्त, सोचने वाली बात है। इसके अलावा बिलाल अहमद साहब ने मजहर अरशद का ट्वीट शेयर किया है, कह रहे हैं कि जी डिएंड्रा डॉटन हैज हिट 6 sixes in the T20 World Cup in 2024. To put that into perspective, no team apart from West Indies has hit more than 3 sixes in the entire tournament. Wow. वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज की इस वक्त जो क्रिकेट टीमें हैं वो हजरात की हों, इवन दो कल उनके हजरात की टीम ने डिसअपॉइंट किया, जहां उनकी खवातीन की टीम बड़ा जबरदस्त मैच जीतने में कामयाब हुई है अगेंस्ट द वुमेन टीम ऑफ इंग्लैंड। वहां पे उनके हजरात की टीम को श्रीलंका के हाथों एक बड़ी शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा है। चलें जी, पाकिस्तान के टेस्ट मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे। ये भी याद रहे कि जी आज एक और टेस्ट मैच बेंगलुरु में शुरू होने वाला है, जिसमें भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ जो है वो होगा। सो चलें जी। फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो दिस इज द ट्रू लेसन ऑफ लाइफ, इन्नमाल उसरी युसरा, यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है, जिसमें कोई शक नहीं है। रियाजुर रहमान साहब कहते हैं, द US हैज हिट लुफ्टांसा विद अ रिकॉर्ड 4 million पेनल्टी आफ्टर द एयरलाइन बार्ड Jewish passengers from a 2022 flight because some allegedly refused to follow rules requiring face masks. ये मास्क, ये जो है मास्क लगाए, मास्क क्या है बोल दिया यार। अच्छा जी, लुफ्तांसा जर्मन फ्लैग कैरियर है, आप जानते हैं जर्मनी की एयरलाइन है, और उन पे $4 million का जो है वो एक फाइन जो है वो लगाया गया है, बिकॉज 2022 में एक फ्लाइट थी जिसमें रूल फॉलो करना था कि आपको मास्क लगाना है, लेकिन कुछ कट्टर या इंतहा पसंद यहूदी थे, बहुत ज्यादा मजहबी किस्म के लोग, और ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, और उन्होंने बताया कि जैसे कहते हैं कि दे वर नॉट, वो उनका जो कोड था एयरलाइन का, जो सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी कोड था, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। सो हुआ ये कि इसमें ड्यूरिंग द फ्लाइट द कैप्टन अलर्टेड लुफ्टांसा सिक्योरिटी दैट सम पैसेंजर्स हैड failed to follow cruise instruction requiring masks and barring gathering in aisle and other places on board. ज़ाहिर है उसको कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि हो, और उसकी वजह से उन्होंने जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया हो, तो इन लोगों को जो है वो जहाज से वो उतार दिया गया था। और अब जो है वो एक अमरीकी कोर्ट ने जो है वो कहा ये है कि अमरीकी, माफ कीजिएगा,
उनके जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कहा यह है कि जी लुफ्तांसा को इन लोगों के खिलाफ बदतमीजी करने पर जो है वो $4 मिलियन का जो है ये फाइन देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनकी जानिब से उनको ये फाइन देना पड़ेगा। ओके जी, इसके अलावा ज़ीशान बेग साहब आज अपनी एंट्री मारते हैं और कहते हैं द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन designated 16th October as the World Food Day in 1979. The aim of the day is to promote global awareness and action for those who suffer from hunger and to highlight the need to ensure healthy diet for all. जी हाँ, आज आलमी यौम खुराक है और ज़ीशान बेग साहब ने एक पोस्टर भी शेयर किया है जो कि गालिबन किसी मॉल पे लगा हुआ है इंतजामिया सेंटोरस की जानिब से। इत्तला, ये जुर्म है, खाने का उतना ऑर्डर दें जितना आप खा सकते हैं। कुदरत ने आपको दौलत दी है मगर खुराक जाया करने का हक नहीं दिया। ये वसाइल माशरे की अमानत है, उन्हें बेदर्दी से जाया करना जुर्म है। बहुत प्यारी बात की है और मेरे ख्याल से आई थिंक हमारी ये इंतहाई गलीज आदत जो है मिनहसुल कौम खाने को जाया करने की, उसका बेहतरीन डिस्प्ले जो है वो शादियों की तकरीबात में होता है। यार वैसे वाकई सीरियसली यार, अभी रिसेंटली कुछ इंतहाई पुरतायुश शादियों में जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ, तकरीबात में शिरकत का मौका हुआ और मैं कभी कभार ये सोच के वाकई लरस जाता हूं कि कभी आप नोट करें कि जो आपकी प्लेटों पे खाना बचा हुआ होता है उस सबको एक जगह पे जाके जो है वो जमा किया जाता है, जहां पे प्लेटों की भी सफाई वगैरह बाद में होती होगी इवेंचुअली मेहमानों के जाने के बाद। लेकिन जस्ट चेक आउट द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज देयर, वहां पे कितना ज्यादा खाना जो कि सिर्फ जाया हो रहा होता है। जाहिर है वो तो खैर हमें हिसाब देना है, ना सिर्फ हिसाब आई थिंक खाने वालों को देना है बल्कि उन मेजबानों को भी देना है जो कि 12-12, 13-13 डिशेस का जो है वो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। लोग जो है सिर्फ अपनी हविस की खातिर जो है वो बहुत सारा खाना उतार रहे होते हैं। खाना वाना उनको होना नहीं होता है, लेकिन ये कि टांगे पहले ही सबसे पहले उठा लो भाई कानों की, चलो खाओ, चलो पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले। सो इस ख्याल में कि पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले उसको रख लिया जाता है। फिर बाय द टाइम कि वो स्पेशल खाना खाने का वक्त आता है, खाना ठंडा हो चुका होता है, फिर आप कहते हैं नहीं यार इसको यहाँ छोड़। यार वाकई सोच के खौफ आता है भाई। प्लीज बच्चों, मेरे बच्चों, अदील अंकल के भतीजों भांजियों और भांजियों, बेटा खाना थोड़ा सा लिया करें प्लीज। जितना खाना खाया हो अपना प्लीज जो साइज है, हमें दोबारा भी तो ले सकते हैं, दोबारा भी आप ले सकते हैं। क्या वो चल के तो जाना है कहीं पे भी या घर में भी इवन अगर आप, खैर घर में तो अम्मियां सख्तियां कर देती हैं, पूरा खाना खाओ, इतना निकाला क्यों है खाना जो तुम्हें खाना नहीं था। लेकिन जब हम शादियों में जाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी हमारे एक हैं हमारे घर में, उनकी आदत है जरा निकाल लेते हैं और फिर भूख नहीं लग रही, उस पर उनकी जनरली काफी जो है वो डांट छाट पड़ती है। लेकिन मेरा मशवरा बच्चों आपको यही है कि प्लीज आप जब खाना निकाला करें शादियों में तो थोड़ा सा निकाला करें, की पोर्शन साइज हो, एक बोटी उठा लें कोई बात नहीं, खा लें, उसके साथ कोई एक चीज, फिर दूसरी चक्कर लगा लेंगे, क्या हो गया। वैसे भी आपको पता है कि खानों के बूफे में रश जो है वो शुरू में ही होता है। हमारी जो सदियों पर मबनी भूख है उसका डिस्प्ले को 10 से 15 मिनट या 12 मिनट, लोग जब पहला अपना राउंड ले चुके होते हैं उसके बाद से जनरली जो है वो बूफे पे रश कम हो जाता है। मेरा भी अपना रूल यही है कि या तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन ऑन बूफे या फिर चिल करो। अगर रश लग गया बस आराम से बैठ जाओ, अभी रश छटेगा फिर खाना खा लेंगे, 5 मिनट में 7 मिनट में वैसे ही कौन सा फर्क पड़ना है। तो बच्चों खाना थोड़ा सा लो, कम निकालो और अल्लाह ताला को जवाब देना है हमें इसका, जो हम खाना जाया करेंगे और फिर बहुत हमारे साथ अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे, याद रखिएगा। चलें जी, और क्या सीन है, और जो है वो ये सीन है कि आपको अभी हमें एक ऐसा करते हैं कि एक गाने की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल जी, और उसके बाद वापस आके अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। आज जल्दी साइन इन कर लिया है तो आज जरा पहला जो है ये गाना हम जल्दी सुन भी लेते हैं, और अरे बड़े दिनों बाद ये वाला गाना की मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वाह 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 यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद वाकई गाना सुना, मैं तो भूल ही गया था इस गाने की एग्जिस्टेंस। Engineer Babu, SOS call, recording has been stopped. यार आज बेचारे की बहुत पिद्दी लगने वाली है यार। तो या चलें जी, अदिल अंकल कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग गोलगप्पे वाला आया, मी एंड माई फ्रेंड लाइक एंड वांट। ओ यार मुझे वाकई बड़ा जबरदस्त गाना ढूंढ के लेकर आई हैं आप, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। मुझे चेक करना पड़ेगा कि whether we have that on the library or not। अगर मेरे पास मिल गया तो मैं जरूर चलाऊंगा। फैसल मुकीद कहते हैं really like the system followed by बोरा community in their weddings, less wastage। बिल्कुल जी ऐसे ही है। वो आते हैं, आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा सा आपको थाली मिल जाती है जिसमें आके थोड़ा थोड़ा सा खाना जो है वो रख के जो है वो चले जाते हैं, और
उतना ही खाना देते हैं जितना आपको खाना होता है। भाई इसमें बहुत अच्छे हमारे अपने माशरे में ही हमको बहुत सारे अच्छे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन देखें फिर वही बात आती है कि एट द एंड ऑफ द डे देखें पता हम सबको है ना चीज क्या सही और क्या गलत है, लेकिन इसमें अब हमारी ज़ाहिर जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर आकर यही बनती है कि हम अपने बच्चों को कम से कम खुद भी इसको प्रैक्टिस करें। नेचुरली आई थिंक देयर इज नो पॉइंट टेलिंग समथिंग टू योर किड्स व्हिच यू डू नॉट फॉलो योरसेल्फ। अगर आप खुद उसको फॉलो नहीं करते तो अपने बच्चों को बताएं। मैं अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए ये कहना जैसे कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है कि बच्चों मोबाइल फोन कम यूज करो, क्योंकि मैं खुद बहुत मोबाइल फोन यूज करता हूं। सो ये बड़ा इशू है, क्या कहा जा सकता है इस सिलसिला। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे एक दोस्त ने जो है वो एक अच्छे अतर साहब ने अच्छे गाने की हमें जो है ना वो रिक्वेस्ट की है। चलें सर, ये गाना जरूर चल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं लाहौर में तो एक डिश होती है एटलीस्ट जिन शादियों में हम जाएं। लाहौर में क्या अभी भी एक डिश होती है? दैट्स इंटरेस्टिंग यार। और चलें जी, इसके अलावा बर्थडे विश किनकी है? ऑलराइट, हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर है मिस्टर अरशद राठौर who celebrated his birthday yesterday, यानी उनकी गुज़िश्ता कल जो है वो सालगिरह थी। और उनके एक दोस्त हैं, उनके एक कॉलीग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, शायद उनको इस बात का अंदाजा भी हो, मुझे नहीं पता उनका नाम सीक्रेट रखना है या नहीं रखना कॉलीग का, लेकिन बहरहाल उनके कॉलीग ने जो है वो मैसेज किया है और बताया ये दैट ही इज अ साइलेंट बट पैशनेट लिसनर ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच मिस्टर अरशद राठौर और हैप्पी बर्थडे टू यू। बल्कि कल हमारे दोस्त रेहान राठौर का भी मैसेज आया था, आपके राठौर कबीले के एक और ये राठौर नाम होता है ना इंडियन फिल्मों में, पुलिस कमिश्नर का नाम हो एसीपी राठौर। ऑलराइट, सो उनका बता रहे थे कि वो रेहान राठौर बता रहे थे कि उनका कल पुलिस ने चालान कर दिया। कह रहे हैं आपके जो शीशे हैं ये टिंटेड हैं। उन्होंने नहीं है टिंटेड यार, नहीं है, ये चालान कर दिया यार। अब पुलिस से कोई क्या बात करे। पीर ज़हीर साहब ने कहा नाइस सॉन्ग, या इंडीड वेरी नाइस सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट। ऑलराइट जी, शहजाद नियाज साहब ने अपना ताजा कलाम भेजा है। कहते हैं घर से लेकर मैं निकला था आंखों में कुछ ख्वाब, ताबीरों की खोज में अब तक फिरता हूं बेताब। वाह वाह वाह, जो हिंदी में भी लिखा है आपने, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ठीक है सर, ठीक है, सही मार्केट आप जो है ना वो कर रहे हैं, फुल रिख्ता वाला स्टाइल, बेहतरीन। यक बार मिले गर उसे सीने से लगावे, किस्तों में मिली मौत भला मौत है यारों। ओह जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर, किस्तों में मिली मौत भला मौत है यारों, कमाल है सर, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी, आप लोग की तरह मैसेजेस पे नजर डालते हैं। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज अ ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of October every year to raise awareness about the importance of anesthesia in medicine. Wow, thank you for making pain feel painless. World Anesthesia Day. Okay, और इसके अलावा अच्छा आपने एक कॉमिक भी शेयर किया है और कहते हैं इन योर, डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर साहब हैं और सर्जन है क्योंकि, तो ज़ाहिर एनेस्थीसिस्ट सही बोला है ना मैंने शायद, मुझे यार आ गया, मुझे लगता है आई हैव क्रैक्ड दिस वर्ड फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी वी विल टीच यू एनेस्थेटिक टेक्निक्स, remaining 2 years you will be learning how to cancel cases and how to irritate surgeons. Okay, postgraduate orientation program. बट वाकई यार कहने को तो कितना बेसिक सा फंक्शन होता है आदमी को बेहोश करना, बट कितना सेंसिटिव काम होता है वैसे यार। एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फॉर द ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स जचगी के दौरान भी जो एपिड्यूरल होता है उसके लिए भी ये एक बड़ी छोटी सी गलती भी जो है वो कितना नुकसान कॉज कर सकती है, जिंदगी और मौत का मामला होता है। एनेस्थीसिस्ट, ऑलराइट, जबरदस्त। सो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे टुडे, सो happy World Anesthesia Day to any anesthesist listening to my program. I don't know if anyone does. आपको पता ना हमारी एक सनराइजर्स मेडिकल कम्युनिटी भी है और उसमें रजी साहब बताएंगे कोई एनेस्थीसिया वाला बंदा है हमारे पास या नहीं है। इवन मुझे कोई काम नहीं है उसके साथ, लेकिन खैर साइंटिस्ट से द बेस्ट टाइम टू टेक द नैप इज बिटवीन 1 PM to 2:30 PM because that's when dip in body temperature makes us feel happy. That's pretty cool guys. Take a nap at office यार। वैसे वाकई आई थिंक मैं कभी अपना एक दफ्तर बनाऊंगा ना, आई विल मेक, मैं नैप को नॉर्मलाइज कर दूंगा, नॉर्मलाइज टेकिंग नैप, यानी नैप लेना जो है उसको आसान बनाया जाए। और जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज होती है यार, बड़ी कमाल चीज होती है। और आई मीन इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसी कोई बात नहीं है कि यार कोई एनेक्डोटल रेफरेंस हो या कुछ हो। वी नो इट्स साइंटिफिकली एम्पिरिकली प्रूवन दैट
टेकिंग a nap at work, taking anesthesia at work कहने वाला था, taking nap at work really improves your productivity. और ये फैक्ट है यार. मसलन कहीं भी कोई ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है या कोई टॉक होती है तो आई जनरली रिक्वेस्ट देम कि मुझे प्लीज फर्स्ट हाफ दीजिएगा, बिकॉज बाय सेकंड हाफ एम्प्लॉइज डेड हो चुके होते हैं. नीम मुर्दार से लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं, वहां पे पेट उनके खाने से भरे हुए होते हैं और जाहिर है बेहतर है कि उनको थोड़ी देर सोने का मौका दे देकर. लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि नींद के साथ या नैप के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशंस डिपार्टमेंट्स में या सॉरी माफ कीजिएगा ऑफिस में जो है वो अटैच की जाती है. अबे वो बंदा सो गया, हा 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 हा. वो फिर लंच टेबल पे, अरे वो कल जा रहा हेड डाउन करके सो रहा था, हा हा हा. सीईओ आया उसको पता ही नहीं चला, वो तो सो रहा था 1:15 बजे, हा हा हा. हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ये है कि इसको एक मजाक का जो है वो एक एलिमेंट बना दिया गया है. लेकिन जैसे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी टीम में एक लड़का हुआ करता था टीसीएस में, जो मकामी कोरियर सर्विस जिसमें मैं काम किया करता था यार वहां पे, अरसलान. उसकी मुझे ये आदत बहुत पसंद थी. यानी वो लंच करके आया, जल्दी नमाज पढ़ी बच्चे ने, आके हेड डाउन करके सो गया. एंड आई यूज्ड टू इनकरेज, मैं अक्सर बोला करता था प्लीज डू नॉट वेक हिम अप, लेट हिम स्लीप. ऑलराइट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो यस, आई थिंक 1 से 2:30 बजे के दरमियान अगर आपको जो है वो नैप लेना है तो आप जरूर कीजिए. ये रेडियो गार्डन को चिकनगुनिया क्यों हो गया है? पूरा हफ्ता हो गया बीमार ही चल रहा है. यार ये बात कुछ समझ में नहीं आई है. इंजीनियर बाबू, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज द कैमरा इज ऑफ अगेन यार. वापस आओ, जल्दी से वापस आओ, जल्दी. शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी, क्विक क्विक क्विक. ओके, अब ये मुझे नहीं पता कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर कराची स्ट्रीम, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला, क्यों ये ऐसा हो रहा है. इवन दो आप अगर चाहें तो हमारी लाहौर इस्लामाबाद की जो स्ट्रीम्स के साथ जो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि शो देखो बात यूसुफ नवाब वो क्लियर है. और वो ये है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिसमें अंदर शो की खोज है और तलाश है वो कभी भी जो है वो शो मिस नहीं करेगा. याद रखिएगा, कोई ना कोई तरीका जुगाड़ निकाल ही लेगा. जैसे हमारे दोस्त काशिफ भाई का मैसेज आया, कहने लगे यार वो ऐप नहीं चल रही थी, बड़े दिनों बाद मैंने रेडियो निकाला और रेडियो निकाल के मैंने जो है पुराना रेडवा जो होता है रेडवा, वो मैंने जो है वो सुनना उससे शुरू कर दिया. तो देखिए जिसमें चाह है, तलब है, वो शो को मिस नहीं करेगा. फरहान रजा कहते हैं इट इज वेरी कॉमन इन चाइनीज ऑपरेटेड कंपनीज, दे यूजुअली हैव ब्रेक. हो बिल्कुल ऐसे ही है. मैं अक्सर जब भी ये यार मैं क्यों नैप को एनेस्थीसिया बोले जा रहा हूं, जब भी नैप का जिक्र आता है तो मेरे जहन में एक चाइनीज टेलीकॉम कंपनी आती है. और उनके जो हम जिन टीम के साथ डील किया करते थे एक जमाने में, वो मुझे हमेशा ही बात बोला करते थे कि अदील भाई वो चाइनीज कुछ भी हो जाए, जब भी कुछ सिलसिला, दोपहर के एक सर्टेन टाइम के ऊपर आप उसको नहीं कर सकते डिस्टर्ब. वो अपने लंच, हल्का सा लंच करके वो अपनी लाइट्स ऑफ एंड देन दे टेक अ नैप, आधा घंटा 45 मिनट जो भी है. दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग यार, दैट्स सो कूल. ऑलराइट, इसके अलावा रिजवान ज़की कहते हैं इट्स नॉट हैपनिंग इन रेडियो गार्डन ओनली, इट हैपेंस विद अदर स्ट्रीम एज वेल. नो, एक्चुअली इट्स विद द कराची स्ट्रीम. समथिंग इज रॉन्ग विद द कराची स्ट्रीम. इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना वो आप फेस कर रहे हैं. ओके जी. खलजी साहब कहते हैं इंजीनियर बाबू इफ यू कैन लिसन टू मी, एक दफा ही ठीक कर दो. नहीं यार, वो पता है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता. मैं आपको बताता हूँ, आज जरा हमारे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी थोड़ी सी चेंज हुई है जिसकी वजह से इंजीनियर बाबू को थोड़ा सा इसमें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है. आई रियली कांट ब्लेम हिम. सो या अच्छा जी. इसके अलावा आयशा यासीन कहती है माई फादर इज एन HOD ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ऑफ रेड क्रेसेंट हॉस्पिटल इन लाहौर. देयर वी गो. आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिस्ट निकल के आ रहे हैं मार्केट में. माई ब्रदर इन लॉ इज एन एनेस्थीसिस्ट. ऑलराइट, सादिया सरमत कहती हैं दैट इज वेरी नाइस. और कौन है? और भी कोई एनेस्थीसिस्ट मार्केट में आया है, चेक करते हैं. इन लाहौर मोस्ट ऑफ दी अच्छा चलें जी. ओके, मोहम्मद अली, एक सेकंड सॉरी यार, क्या हो रहा है लाहौर में अचानक मैसेज आने की शुरू हो गए. ओके जी, मोहम्मद अली उमर साहब का मैसेज आया और कहते हैं कि इन लाहौर मोस्ट एरियाज ऑफ पंजाब एक्सेप्ट फॉर रूरल एरिया सिंगल डिश इज 100% इम्प्लीमेंटेड. सिंगल डिश मटन चिकन कोरमा कढ़ाई, चिकन मटन बिरयानी और पिलाव रायता सलाद, 1 मीठा ड्रिंक्स टी. ये तो पूरा खाना ही हो गया यार. बट ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं. पीर जहीर साहब कहते हैं ही इज ऑल्सो लिसनिंग बाय रेडियो. दैट इज कूल, जबरदस्त. और देन यस, लाहौर में 1 डिश ओनली एंड 10 PM हॉल लाइट्स ऑफ. डॉक्टर शैला कहती हैं यार सेट है यार ये वैसे चीज, इधर क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते कराची में यार, ये करना चाहिए. 16 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ जॉक खालिस, आबिद अली, उमर अमीन एंड नाओमी ओसाका. ऑलराइट, बैटरी सिर्फ. अच्छा चलें जी. ओके, सो जॉक खालिस यार वैसे क्या प्लेयर था जॉक खालिस यार. लेकिन कुछ लोगों ने जॉक खालिस के खिलाफ जो साजिश की यार वो ठीक नहीं थी. वो कुछ लोग पाकिस्तान के ही थे जिन्होंने जॉक खालिस के हवाले से
यानी एक शक पैदा कर दिया था उन्होंने, हमेशा एक शक पैदा कर दिया। यानी मैं अक्सर एक जमाने में याद है एक चैनल आया करता था, मूवी मैजिक, एमनेट, रिमेंबर, सुपर स्पोर्ट्स, क्या चैनल यार, जबरदस्त हुआ करता था। उसमें शाक कालिस का अक्सर एक ऐड आया करता था, और मैं जब उसका ऐड आया करता था तो मैं अजीब, मुझे देख के वो होने लगा था यार देखो अल्लाह ताला की क्या, वैसे अल्लाह की भी क्या दुनिया बनाई है अल्लाह ने, देखो यार लाइक कितना बाइनरी सीन लगता है। लेकिन अजीब, वो एक हमारे एक सूडो मुफक्किर पाकिस्तान के थे जिन्होंने जाक कालिस के हवाले से काफी जो है ना वो डाउट क्रिएट कर दिया था। लेकिन खैर आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सही है कहानी। अरे उनको जब बच्चे की खबर आई थी तो पब्लिक हो गई यार ये कैसे, यार ये क्या कहानी, साइंस कहाँ पहुंच गई है यार। लेकिन फिर एनीवे चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा भाई 16 अक्टूबर हम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज भूले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान साहब की जो है वो बरसी भी है। आज उनका यौम वफात है, उनका यौम शहादत है। आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के मकाम पर जो है वो शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान को जो है वो शहीद किया था। और आप जानते ये हैं कि बड़े उनका टर्बुलेंट टाइम था। जाहिर है एक कौन है जी, एक अफगान बंदा जो है अकबर खान नाम था, क्या नाम था उसने, जिनको जो है वो गोली मार दी थी। और बहरहाल जी कायदे आजम के करीबी साथियों में से एक थे जाहिर है, और अच्छी जबरदस्त पर्सनालिटी की आदमी थे जाहिर है। अब पाकिस्तान में क्योंकि अब हम हर चीज को जो है वो काफी क्रिटिकल, अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री को अब शक की निगाह से देखते हैं, तो इस वजह से जो है वो शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलती है। मसलन मैं अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन में गया हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे मेरे जो एक फेलो पैनलिस्ट थे उन्होंने खान लियाकत अली खान साहब के हवाले से काफी जो है वो उनका तारुफ एक बहुत तल्ख अल्फाज के थ्रू जो है वो किया था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था वो, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको जो है वो बात ये बोलता नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं जी। जजेस पॉजेस रूल दैट वुड रिक्वायर जॉर्जिया काउंटीज टू हैंड काउंट बैलेट। अच्छा जी, ये जावेद साहब ने हमारे साथ खबर शेयर की। अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन ही हो रहा है, ठीक है जी, और इस वक्त बहुत कम पॉपुलेशन अमेरिका की है जो कि ये कह सके कि मैं अपने आप को इलेक्शन से बिल्कुल दूर रखा हुआ हूँ। यू मस्ट बी लिविंग इन सम विल्डरनेस, वायोमिंग और नॉर्थ डैकोटा, ये बात कहने के लिए। अच्छा, अमेरिका में बाय द वे इस वक्त मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते भी बात बताई थी कि वोटिंग का आगाज ऑलरेडी हो चुका है, बैलेट वोटिंग और ये सारी चीजें। हाउएवर जॉर्जिया जो रियासत है वहां पे अर्ली वोटिंग, अगर आप इन पर्सन जाके भी वोट देना चाहें तो अर्ली वोटिंग का ऑलरेडी ये 3 हफ्ते पहले जो है वो इसका आगाज हो चुका है। और इसमें बेसिकली जॉर्जिया, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम एक काफी ज्यादा एक कंटेंशियस किस्म की एक स्टेट बन गया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हैं उन पे एक मुकदमा भी यही है, उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी यही है कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि किसी तरह जॉर्जिया में रिजल्ट जो है वो पलटा दिया जाए। बट बहरहाल ये है सिलसिला। चलो जी, इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं आई हर्ड दैट जो रूट इज ऑल्सो गे। यार देखो वो LGBT वो गे होने वाली कहानी तो अलग है यार, वो जाक कालिस के हवाले से तो कुछ और ही बात कर दी थी यार, मार्केट में कुछ और बात आ गई थी। ओके जी, इसके अलावा गुड मॉर्निंग फ्रॉम शॉन्टर वैली, केल आजाद कश्मीर। जर्रीन अवान जबरदस्त यार, तो किधर पहुंचा हुआ है भाई, क्या सीन है जरीन अवान, घूमने पड़ने का सीन ऑन है। केल अभी मेरे कजन जो है वो भी पिछले गुज़श्ता हफ्ते केल और वो औरंग केल और पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए, तो कहे तो यार क्या खूबसूरत जगह है यार, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम कभी गए नहीं है। मैंने कहा वाकई में कभी नहीं गया, और मैं क्योंकि हम असल में विंटर में पहुंच गए थे नीलम वैली, और वहां पे फिर उसके बाद केरन के आगे आप जा ही नहीं सकते थे। सो कभी जाना है समझ में, इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाते हैं। द मोर यू रीड द मोर यू नो, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। दिस रियलाइजेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू क्रिटिकल थिंकिंग। क्या खूबसूरत बात कही है भाई फ़हीम ब्रो ने, बिल्कुल ठीक बात है। जितना आप पढ़ते हैं आपको अंदाजा होता है कि कितना आप नहीं जानते, और जितना आप नहीं जानते जो है तो उसके बाद आपको अंदाजा ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की जो है वो इब्तिदा कहां से होती है। दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त, ब्यूटीफुल थॉट। ओके जी, और कौन है? ओह जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। सरवर चाचू का मैसेज आया और उन्होंने बताया ये है कि अदील प्लीज विश फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी टू अब्दुल्ला हुसैन लिस्निंग टू योर शो इन मिसिसागा। दैट इज सो वंडरफुल। सो अब्दुल्ला इज माय चाचा's son,
और उनकी शादी को माशाल्लाह 1 साल, यार चाचू 1 साल गुजर गया अब्दुल्ला की शादी को, क्या बात है भाई माशाल्लाह। तो हमारे ये छोटे जो कजन्स थे, वैसे तो हमारे जैसे अब ज़ईफ कजन्स भी हैं, हमसे काफी ज़ईफ कजन्स भी हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटे जो बच्चे थे, आखिरी जो जनरेशन आई थी हमारे कजन्स की, उसमें कहते हैं कि अब्दुल्ला वाज वन ऑफ दोज। और ये बड़ा शरीर बच्चा था, ये बचपन में आया करता था, ये हर एक को काटा करता था, ये काटने के लिए बदनाम था खानदान में, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं काटता था ये, और मेरे साथ तफरी करता रहा, लेकिन नहीं, ये बच्चा मुझे बड़ा बचपन से पसंद करता था, और आई थिंक द रिस्पेक्ट एंड लव इज म्यूचुअल। सो अब्दुल्ला इज सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी टुडे। अब्दुल्ला, आई डोंट नो वेदर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, सवर चाचू कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, तो फिर तुम सुन रहे होगे। हैप्पी एनिवर्सरी माय फ्रेंड, ब्रदर, खुश रहो। ओके जी, इसके अलावा फैसल शमीम कहते हैं, इन यूके, आयरलैंड एंड यूरोप, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन, अच्छा ओहो भाई इतनी मुश्किल से बात कर दिया आपने, मैं जरा चेक करता हूं। एनेस्थीसिस्ट जो है वो यूके, आयरलैंड और यूरोप में कहा जाता है। क्या है यार डॉक्टर साहब, ये फैसल शमीम साहब। अच्छा, आई एम ऑल्सो एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन AKU, दैट इज ग्रेट। आगा खान यूनिवर्सिटी में, यानी डॉक्टर फैसल शमीम जो है वो लोगों को बेहोश करते हैं, और इतना मुश्किल से उन्होंने मुझे, इतनी मुश्किल से एनेस्थीसिस्ट मैंने लफ्ज सीखा था, अब आप मार्केट में एक नया वर्ड ले आए, अब कैसे सीखूंगा मैं इसको यार। अच्छा जी, और क्या सीन है। रेडियो गार्डन स्टक ऑन द सेम, अरे यार चलें जी, इनको अब रेडियो गार्डन वाले उमैर साहब को जरा हम एक लिंक भेजते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ओके। डॉक्टर फैसल कहते हैं आई विल टीच यू इंशाल्लाह। नहीं, मुझे नहीं मिलना आपसे यार। नहीं, बिल्कुल मिले यार, आगा खान आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात करते हैं। So you guys know there's a pretty cool cafe inside आगा खान यूनिवर्सिटी। I don't know whether, मैं वो आगा खान की कैंटीन की बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ पे आपको ट्रे लेके जाना होता है, ये दें वो दें फलाना, नहीं, it's a pretty awesome restaurant, like pretty high end stuff that is there ये आगा खान के अंदर। तो कभी हमारे दोस्त वगैरह डॉक्टर्स बुला रहे होते हैं, सो या उनका कोई स्टाफ, कभी कोई मुलाकात होती है, मीटिंग, सो वहां पे जाना होता है, सो डॉक्टर साहब मिलते हैं उधर यार, ठीक है, आपसे हम प्रोनाउंसिएशन वहां बैठ के सीखते हैं। दिस इज सर्व वेरी गुड पिज्जा देयर, आई हैव ट्राइड, वो फुल उनका ब्रिक वाला ओवन है और वहाँ पिज्जा होता है, एंड या अच्छा, इसका नाम जो है डॉक्टर साहब ने भेजा भी है, इट्स कॉल्ड प्रिंसेस ज़हरा पवेलियन कैफे, दैट्स ब्रिलियंट, सीरियसली स्पीकिंग, जबरदस्त। चलें जी, उमैर मुनाफ, आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, जस्ट स्टे पुट माय, अच्छा नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहोगे तो मैं कहाँ से लिंक भेजूँ उनको। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी हमें जो है वो आज के अखबार में शामिल अहम खबरों का जो है वो जैसे कहते हैं कि शामिल करनी है अखबार की, लेकिन जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स ओके बिफोर आई डू दैट। ऑलराइट, आई एम बैक गाइस। चलें जी, जल्दी से 7:55 हो गए हैं, जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेट टू chair SCO leaders mood today. Okay ji, Shahbaz will give opening speech at the plenary session where organization's budget will also be approved. Iran's first vice president pulls out due to regional situation. Bilateral meetings held with leaders of Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan and Belarus. Indian foreign minister also in town for summit. Challenge, okay. वैसे यार व्लादिमीर पुतिन तो आ ही जाते हैं यार, अब हमसे क्या डरना व्लादिमीर भाई, हम दोस्त हैं आपके। आई मीन वहां से जहाज लेकर आते हैं सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनको टारगेट करता, लेकिन फिर भी यार पुतिन को आना चाहिए था। मैं ख्याल से उन्होंने शी जिनपिंग को फोन किया होगा, हाँ भाई शी भाई क्या प्लान है, आ रहे हो पाकिस्तान? नो, आई एम सेंडिंग माई 2IC, वो आके अटेंड करेगा। तो अच्छा नहीं आ रहे, पक्की बात है, चलो जी। उन्होंने भी अपने फिर प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, रशियन प्राइम मिनिस्टर इज हेयर, बट पुतिन साहब आते तो अच्छा मजा आता। अच्छा जी, बिलाखिर वही हुआ जिसके बारे में हमें यकीन था। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पर आ गए हैं ऑन द 26th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो एक पेज क्या है इसका अभी ऐलान नहीं किया गया। कल कराची में जो है, अच्छा परसों कल आपको मैं बता भी रहा था कि मौलाना ने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जो है वो बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी और बड़ी पुरजोश तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इस आईनी मुसव्वदा जो हमें प्रेजेंट किया गया था सितंबर के महीने में, उसको हम नहीं मानते, वो तो एक तबाहकुन चीज है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उसके बारे में बात बोली थी। अब इनके दरमियान कंसेंसस क्या डेवलप हुआ है, सुनने में ये आ रहा है दैट मौलाना साहब ने बिलावल को ये कन्विंस कर दिया है कि ये आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने वाली हरकत ना करें, बल्कि एक बेंच जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है जी, शायद वो बेंच पे बिलावल राजी हो गए हैं। और चीफ जो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि चीफ जस्टिस का जो इंतखाब होगा वो एक पैनल के थ्रू होगा। ख्याल यही है कि बिलावल भी इस बात पे अग्री कर गए हैं। अब इससे दो चीजें सामने आती हैं, एक तो ये कि ये तमाम या तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक तरह की स्मोक स्क्रीन थी जो क्रिएट की गई थी,
और मकसद जो था वो एक मखसूस जज का चीफ जस्टिस ना बनना था। ऐसा लगता है कि कुछ हल्के उन जज साहब को जो है वो 12 जुलाई के उस जजमेंट के ऊपर शायद पार्डन देने को तैयार नहीं है, तो उनका चीफ जस्टिस बनने का रास्ता जो है वो रोकना है। पॉइंट नंबर 1 एक ये हो जाता है। और दूसरा जो है वो, अब बाकी चीजें क्या होंगी, अब ये है कि ये दोनों अशखास मिल के मियां साहब से मुलाकात करेंगे एट जाती उमरा, और वहां पे जाके उनको एतमाद में लिया जाएगा। बिकॉज ख्याल ये है कि कल या परसों जो है वो इस पे वोटिंग वगैरह जो है वो करवाई जाएगी। और मेरे ख्याल से आई थिंक इनके नंबर आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब ने 63A का जो जजमेंट दिया है, टाइमली जजमेंट दिया है और इन लोगों के लिए बेहतरीन जजमेंट है, और इनको कोई अमेंडमेंट पास करने में अब प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन उसमें चीज क्या है, उसका रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। कल कराची में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स मूवमेंट की जो है वो एक मीटिंग, एक जलसा हुआ था जिसमें लॉयर्स वाउ टू फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्वीक्स नेल एंड टूथ। All Pakistan Lawyer Convention passes resolution opposing proposed constitutional code. राबिया बाजवा, अली अहमद कुर्द स्पीचेस डिस्टरप्टेड बाय पॉलिटिकल आउटबर्स्ट। राबिया बाजवा जो है वो इंसाफ लॉयर फोरम की जो है उनको भी रिप्रेजेंट पीटीआई से जो है वो कुर्बत रखती हैं, जो कि इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी के वुकला ने जो है वो उनकी तकरीर के दौरान वहां पे धावा बोल दिया और उन्होंने ये बोला कि जी हम बिलावल भुट्टो के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को जो है वो तैयार नहीं है, और उन्होंने माइक वगैरह जो है वो भी आके उनके साथ छीन लिया। अब यही अगर कोई और पार्टी के लोग या कोई और किसी खातून वकील के साथ करता तो पाकिस्तान में क्या शोरो गुल मच जाना था। लेकिन खैर एनीवे, पीपल्स पार्टी हैज गॉट इम्प्यूनिटी टू डू एनीथिंग दैट दे विश टू। इसके बाद जो है वो फिर हमने काजी फाइज ईसा के खिलाफ कुछ तकरीरें सुनी। फैसल सिद्दीकी साहब काफी एक्टिव थे, लेकिन जो बड़ी मजेदार तकरीर थी वो अली अहमद कुर्द की थी। बड़े दिनों बाद इनको मैंने सुना, काफी ज़ईफ हो गए, फ्रेल हो गए। अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो मुक्तदर हल्कों की बैक टेक मूवमेंट थी, इफ्तिखार चौधरी के नाम को उनको जो फ्रंट फेस बना के मूवमेंट लाई गई थी, उसमें ये काफी एक्टिव हुआ करते थे, बड़े अपने बालों को हिला हिला के जो है वो तकरीरें किया करते थे। उन्होंने यही बताया कि बलूचिस्तान का खुद ताल्लुक कुर्द का क्वेटा से है, और उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान से आने वाले ये तमाम के तमाम जजेस जो हैं उन्होंने बड़ा मायूस किया और उनके लिए काफी सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया, वो मैं ले नहीं रहा। काजी फाइज ईसा हुए, इफ्तिखार चौधरी का नाम लिया उन्होंने, आप देखिए, जिसकी वजह से ये हीरो बन गए थे। ये हमारे जरा जजेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि यार ये जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, ये जिनको बैक कर रहे होते हैं, आखिर में वो क्या निकल कर आ रहे होते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी। डीजल प्राइस गोज अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 months। यार ये डॉन ने बहुत ही डॉन ने ये ठीक नहीं किया वैसे, ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। अच्छा जी, 3 महीने में पहली बार डीजल की कीमत में जो है इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट हाइक्स रेट बाय 5 रुपीज, पेट्रोल केप्ट अनचेंज्ड एट 247। नाउ दैट इज अ बिग सरप्राइज पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। इसके अलावा नेशनल असेंबली एंड सेनेट एक्सपेक्टेड टू कन्वीन दिस वीक, और 17 अक्टूबर को जो है वो शेड्यूल किया गया है। और a meeting of the special parliamentary committee reviewing the draft amendment, which was previously scheduled for October 17, will now be held today, which is Wednesday. While an official source said National Assembly and the Senate would meet tomorrow or the day after. यानी आप देखें वो यही ख्याल था हमेशा कि SCO की आड़ में जो है ये कामयाबी हो जाएगी, and I think this has happened now. मौलाना साहब was always going to be on their side, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। और आई थिंक अब वो कंसेंसस क्या, बिकॉज मौलाना ने जो इतनी सख्त तकरीर जो है मीरपुर खास में की थी कॉन्फ्रेंस पे, अब मौलाना किस चीज पे उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं, जो उसका फाइनल मसौदा आएगा अब ये देखने वाली। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये आ गई है गाइस के ओके, दैट वाज आफ्ताब इकबाल, जिन साहब ने जो है वो जॉक खालिस के हवाले से जो है वो ये दावा किया था। वो क्या दावा था वो रहने दें आप। बहरहाल अभी सीन ये है कि जी माशाल्लाह ही हैज टर्न्ड 48। जॉक खालिस, हैप्पी बर्थडे, 16 अक्टूबर उनका जो है वो यौम विलादत है। अच्छा जी, मऊज अंसारी साहब हमारे दोस्त, उनका मैसेज आया है, कहते हैं बहुत दिनों के बाद मैसेज करने का मौका मिला। मेरे साथ मेरी फैमिली सायरा इनाया भी हैं, माहम नहीं है साथ। मऊज अंसारी, मऊज एंड फैमिली आर ऑल्सो दोस्त मऊज सायरा, जो कि बहुत ही इनके बच्चे बहुत छोटी उम्र से हमारा प्रोग्राम सुन, जब से होश संभाला है बच्चे प्रोग्राम सुन रहे हैं। माशाल्लाह दे आर ऑल ग्रोन अप नाउ एंड अपनी प्रोफेशनल स्टडीज को परसू कर रहे हैं। एंड उन्होंने कहा सईद अकबर नाम था लियाकत अली खान के कातिल का। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा और हमारे पास जो है वो अभी हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द मुल्तान टेस्ट डे 1। ज़ाहिर सिचुएशन कैसी है, क्या है, कौन हुआ, किसने क्या, वो भी कौन असेंडेंसी में, कौन डिसेंडेंसी में है, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन कल का दिन एक्चुअली बिलोंग टू कामरान गुलाम एंड माननी पड़ेगी ये बात कि कामरान गुलाम के बारे में ऐसा लग रहा था कि हमारी क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको, डोमेस्टिक क्रिकेट के हमारे बहुत सारे ऐसे सितारे, ऐसे नगीने
कि जिनको इस वजह से जिनके करियर्स जो हैं वो तबाह हो गए कि दानिस्ता तौर से उनको टीम में घुसने नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज चाहे वो स्टार खिलाड़ी परफॉर्म करे या ना करे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि उनको बेचारे नहीं क्रिकेट नहीं खेल पाए, आए भी तो बहुत कम टाइम के लिए, टीम को उनको मौका दिया गया, इनिशियल फेलियर के बाद उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है. बड़ी कहानी है. लेट्स रिमेंबर मिसबाह उल हक एज वेल. मिसबाह उल हक हम जानते हैं उनके करियर का बहुत बड़ा हिस्सा. मिसबाह बहुत लेट शाइन किए थे अपने करियर में, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मोहम्मद यूसुफ एंड इंजमाम उल हक किसी और को जगह नहीं दी जाती थी. पाकिस्तान में कल्चर भी ऐसा है कि हमारे यहाँ अगर कोई खिलाड़ी छोटा सा भी स्टार बन जाता है तो उसकी पोजीशन एल्फी से लगा के जोड़ दी जाती है वहां पे. और फिर ये होता है कि नहीं, जैसे आप देखें बाबर आजम को हटाने के ऊपर कितना शोर मच रहा है, कितना. मुझे लगता है कभी कभार ये जो बैरून मुल्क लोग भी होते हैं ना, वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं. बाबर आजम को ड्रॉप करने के हवाले से मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा शोर जो है वो बाहर मुल्कों में मच रहा है. इंग्लिश कमेंटेटर उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं. यस, आई थिंक एक डिसफंक्शनल सिस्टम है हमारा, वो एक अलग बात है. लेकिन बाबर आजम के बारे में तो मैं जाती तौर से समझता हूं कि इसको शायद अब से कुछ 1-2 सीरीज पहले ही ड्रॉप कर देना चाहिए था. अब वो बाबर क्या करेगा अपने साथ, हाउ इज गोइंग टू मेक अ कमबैक, कायदे आजम ट्रॉफी खेलेगा, फलाना करेगा, ये करेगा, रन्स तो उसको कहीं दिखाने पड़ेंगे बाबर को. खैर एनीवे यार, मैं कौन सा, हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं जो मैरिट पे आ रहा होगा. बाबर अभी कामरान गुलाम फेल हो जाएगा, आप देखिएगा बाबर बगैर रन्स किए टीम में वापस आ जाएगा. हसन अली कितनी दफा पाकिस्तान टीम में कमबैक कर चुका है, जीरो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में, खेलता भी नहीं है यहाँ पे. 1-2 मैचेस में चल जाता है काउंटी में, और उस पर फिर उसके जो आपको पता है ना उनका एक बैंड वैगन होती है, वो ऐसा भोंपू बजाती है और छा गया है हसन अली, क्या प्लेयर था. अभी भी फिर वो आपको 2019 चैंपियंस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के राग जो है वो अलापना शुरू कर देंगे. सो एनीवे, बाबर आजम गॉट आउट. कामरान गुलाम मेकिंग हिज डेब्यू एट द एज 29 इन फैक्ट, और कहते हैं ना कि दोनों हाथों से उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. और मैं कल रात में यूट्यूब शो में भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि मैंने बाबर आजम को, माफ कीजिएगा, जब मैंने कल का मैच काफी ज्यादा अच्छा खासा फॉलो किया, और मेरे सामने ये दो खिलाड़ी जो हैं वो, मैं इस वक्त गाड़ी में टैबलेट पे अपने लगाया हुआ, नहीं वो नेविगेशन पे मैच लगाया हुआ था, और वो दो खिलाड़ी मेरे सामने जब आउट हुए तो फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे. अच्छा, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक जिस गेंद पे बोल्ड हुआ वो इतनी भी अच्छी गेंद नहीं थी जितना प्यारा बोल्ड वो नजर आया. जैक लीश की वो डिलीवरी थी, और शान मसूद तो पता नहीं नथिंग शॉट खेल के जो है वो आउट हुआ. लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं और एकदम जैसे कहना चाहिए कि सुध विकेट पे भी जो है ना वो विकेट फेंकना शुरू हो जाते हैं. लेकिन कामरान गुलाम ने जिस तरह पहला ओवर ही आके खेला था, जिस तरह उसका फॉरवर्ड डिफेंसिव स्टैंड था एंड ऑल, मैं देख के कहा, मैंने कहा बेटा दिस डूड इज अप टू समथिंग टुडे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह कामरान गुलाम ने अपने डेब्यू में सेंचुरी बनाई. ही हैज बिकम जिसे कहते हैं दिस इज द 14th टाइम कि पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी ने जो है वो डेब्यू पे अपनी जो है वो सेंचुरी स्कोर की है. सो वेल डन टू हिम यार. अभी भी देखें, खैर वो कल अनफॉर्चुनेटली मैच खत्म होने से 5 ओवर पहले, आई थिंक 86वें ओवर में जो है वो कामरान गुलाम आउट हो गए थे. कल तकरीबन पूरा दिन कामरान ने जो बैटिंग की, ही स्कोर 118 रन 224 गेंदों पे. शायद आप ये कह सकते हैं कि कम स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान ने बैटिंग की. साइम अयूब को भी यहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा. 149 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान जो है वो रही. साइम ने 77 रन बनाए. ही वाज लुकिंग गुड फॉर अ सेंचुरी येस्टरडे. अपनी पहली सेंचुरी नहीं होती, बट 77 साइम का ये अब तक उनका जो मुख्तसर सा करियर है उसका ये हाईएस्ट स्कोर है. सो चलें जी, लुक्स लाइक चलें जी. मैं इवन तो हुरैरा को खिलाने के ज्यादा हक में था, लेकिन अब साइम रन स्कोर कर रहा है तो फिर चलें. अब आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, वो क्या सीन ये है कि अब इंग्लैंड, पाकिस्तान अभी इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, उसमें आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान इज देयर, 37 ऑफ 89. रिजवान बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे. और आगा सलमान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मानना पड़ेगा इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर है. सो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच कैन पाकिस्तान स्कोर. पाकिस्तान हैज द टेंडेंसी कि जब दिन शुरू होता है, बल्कि क्रिकेट में जनरली सेकंड थर्ड डे का पहले दिन से कोई ताल्लुक या दूसरे दिन पिछले दिन से कोई ताल्लुक नहीं होता. क्रिकेट में जनरली होता है, तभी होता है कि यार मैच खत्म होने से पहले जो रन करने हैं कर लो, बिकॉज नेक्स्ट डे इट्स लाइक अ न्यू इनिंग दैट यू आर स्टार्टिंग. पाकिस्तान जनरली सुबह जल्दी विकेट जो है वो लूज करता है इन द फॉलो अप ऑफ देयर फर्स्ट इनिंग. लेकिन पाकिस्तान को अपने आप को कुछ चांस देने के लिए इस मैच में, अभी 259 पे 5 हुए हैं, तकरीबन 100 से 125 रन मजीद बनाने पड़ेंगे. इस विकेट में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, पहले ही दिन से नजर आ रही हैं. कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहना चाहिए तो पाकिस्तान की टीम
मरी से मरी विकेट पे रिजल्ट देने में कामयाब हो जाती है, जो हमने पिछले टेस्ट में मुल्तान में देखा। लेकिन ये विकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है एंड पाकिस्तान इज बॉलिंग विद 7 पॉसिबल स्पिनिंग ऑप्शंस। स्पिन अभी तक इतना नजर नहीं आया, रिवर्स स्विंग जरूर नजर आ रहा है, इससे यही जाहिर होता है कि जी विकेट बड़ी ड्राई है। ये पाकिस्तान सिर्फ एक सीमर के साथ जो है मैदान में उतरे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जाहिर है इस वक्त आमिर जमाल पर भी होगी। आमिर को आज बैटिंग भी करनी है एंड वी रियली होप दैट ही बैट्स वेल। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, इट्स अ वेरी ड्राई विकेट और ऑलरेडी कल आप देख रहे थे कि पफ ऑफ डस्ट जो है वो तीसरे सेशन में आके खासतौर से जब बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहे थे तो वो पफ उड़ना शुरू हो गया था और ये अभी विकेट जो है ये मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पिन इनको शायद मिलना शुरू हो जाए। साइम को मैं कल सुन रहा था पोस्ट मैच और वो कह ये रहा था कि काफी अनइवन बाउंस है यहाँ पे और बॉल जो है और कल ये आई थिंक स्टैट्स भी उन्होंने बताए थे कि इंग्लैंड की टीम ने जो ओवरऑल स्पिन गैदर किया था, आई थिंक दैट वाज 3.4% ऑफ 3.4 डिग्रीज का उन्होंने स्पिन लिया था पूरे टेस्ट मैच में इन द फर्स्ट टेस्ट। ऑलरेडी तकरीबन 4.5 डिग्रीज का उनको जो है वो टर्न मिल रहा है ऑन द फर्स्ट डे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हो सकता है 350 रन इंग्लैंड के खिलाफ, इवन दो इंग्लैंड विल कम एंड दे विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग वाली बात है, वो अपने बेसबॉल से ही खेलेंगे, लेकिन 350 पॉइंट से 400 मेरे ख्याल से कैन बी अ वेरी कंपेटिटिव टोटल ऑन दिस विकेट। ये मैं बात कहना चाह रहा था। गुड लक टू पाकिस्तान टीम। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताते हैं कि आपको इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसका पहला टेस्ट आज खेला जा रहा है एट बेंगलुरु और ये मैच अब से तकरीबन कोई 45 मिनट्स के बाद इसका आगाज होगा। याद रहे जी इन दोनों टीमों के दरमियान ये 3 टेस्ट मैचेस की जो है वो सीरीज है और जाहिर है इंडिया आर द डोमिनेंट साइड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जो है ये इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है और जाहिर है डोमिनेंट हो या ना हो इंडिया को हर हाल में जो है इनके होम ग्राउंड पे हराना काफी मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड की कोई खास तरह कारकर्दगी अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं है। 8 मैचेस में से वो 3 जीते हैं और 5 जो है वो मैचेस हारे हैं। भारत 11 में से 8 जीता है, 2 ड्रॉ हुए हैं और 1 मैच जो है 2 हारा है और 1 मैच जो है वो इनका ड्रॉ हुआ है। ठीक हो गया न्यूजीलैंड का, सॉरी मैं दोबारा बता दूं, न्यूजीलैंड ने 8 मैचेस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक खेले हैं उसमें वो 3 जीते हैं और वो 5 हारे हैं। देयर हैज बिन 0 ड्रॉज देयर। सो चलो जी, इसके अलावा बात करते हैं जरा विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। दी सेमीफाइनल लाइनअप इज कंप्लीट नाउ और सेमीफाइनल लाइनअप जो कंप्लीट हुई है उसमें 1 नोटेबल मिसिंग इज द इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम जो कि साबिक वर्ल्ड चैंपियन भी है और एक काफी कंपेटिटिव साइड है। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अगर कोई सही मानों में करता ही है वहां पे विमेन क्रिकेट में तो वो इंग्लैंड ही करता है और कल उनको जो है वो वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम के हाथों शिकस्त हुई है और ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि वेस्ट इंडीज की टीम ने जो है वो अपने ग्रुप को टॉप भी किया है और इंग्लैंड को इस सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर भी कर दिया है। तो ग्रुप ए में जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो पहुंची थी, ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें जो है पहुंचने में कामयाब हुई हैं। वेस्ट इंडीज का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और साउथ अफ्रीका विल बी टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया। जाते जाते जरा फुटबॉल का जो है वो जिक्र करते चलते हैं। फुटबॉल में इंग्लिश फुटबॉल के हवाले से ये बड़ी खबर कि उनकी जो FA है उसने ऐलान ये किया है दैट टॉमस टुखेल हु वाज जो के मैनेजर थे बायर्न म्यूनिख के, उनको इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम का जो है वो कोच बनाया जा रहा है और नेक्स्ट मैनेजर जो है वो उनको बनाया जा रहा है। इंग्लैंड जनरली इज नोन के अपने मुल्क के लोगों से ही अपनी टीम को जो है मैनेज करवाता है, अपनी फुटबॉल टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है। अगर आपको याद हो एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी स्वेन योरन एरिक्सन जो है वो आए थे स्वीडिश, जिनका भी रिसेंटली इंतकाल भी हुआ, फिर उसके बाद फैबियो कैपेलो मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए, बट उसके बाद जो है वो टॉमस टुखेल अब भी फर्स्ट जर्मन होंगे जो कि इंग्लिश टीम को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। गैरेथ साउथगेट अगर आपको याद हो यूरो में हारने के बाद फाइनल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, स्टेप डाउन। और इवन दो इंग्लैंड की टीम इस वक्त अपनी बड़ी अच्छी जो है वो कंडीशन में है, दे आर वर्ल्ड नंबर 4 राइट नाउ और टुखेल बहुत ही एक कहना चाहिए कि ही इज रिगार्डेड एज अ वेरी टेक्टिकल सॉर्ट ऑफ अ माइंड और देखते हैं कि वो किस तरह इंग्लैंड की टीम को अब मैनेज करते हैं। याद रहे हैरी केन ऑलरेडी ही प्लेस फॉर बायर्न म्यूनिख, हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो और चेल्सी में ये टाइम स्पेंड कर चुके हैं कि इनकी मैनेजमेंट में जो है चेल्सी ने चैंपियंस लीग जो है वो भी जीतने में कामयाब होते हैं। चेल्सी वो थोड़े दिनों पहले कितनी अच्छी टीम हुआ करती थी यार, बट खैर एनीवे चलें जी, गुड लक टू हिम। अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं और आज आप लोगों के 16 अक्टूबर के मैसेजेस जरा शामिल करते हैं जो कि आप लोगों ने फेसबुक कम्युनिटी में हमारे जो है वो पोस्ट किए हैं।
Yep, here we go. Uff. अच्छा जी, uff, माशाल्लाह ये तो अच्छा. Adil uncle, my name is Alvina. I have watched your show since 3 years. Thank you so much. इमरान यूसुफ के अकाउंट से मैसेज आया है. जरीन इस्लाम व्लॉग ब्लास्टर, थैंक यू. तहसीन साहब, थैंक यू. अच्छा जी, हाय अदिल अंकल, दिस इज अब्दुल वासी. आई एम सेंडिंग यू मैसेजेस डेली बट यू नेवर रीड. यार प्रॉब्लम ये वासी, अब बच्चे को कैसे मैं बताऊं कि यार कि मैं फेसबुक के मैसेज एक सर्टेन टाइम पे लेता हूँ. अदिल अंकल, टुडे इज माय इस्लामिया टेस्ट, कैन यू प्लीज विश मी लक. बहुत सारी दुआएं आपके लिए. व्हाई ऑनलाइन लिंक इज नॉट वर्किंग. मुझे कुछ नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई एम श्योर हमारी आईटी टीम जो है वो इस पे काम कर रही होगी. देन वी हैव गॉट लुबना कहती है गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच लुबना महमूद, बहुत शुक्रिया. एंड देन बिलाल तारिक कहते हैं अदिल भाई, एवरी टीवी चैनल शोइंग गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ऑन ऑल की इशूज. नाउ गवर्नमेंट डजंट नीड अ डेडिकेटेड टीवी चैनल लाइक पीटीवी, सो दे शुड क्लोज इट और प्राइवेटाइज इट. White Elephant and divert 35 rupee fund for sports and others. बिलाल तारिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान का हर टीवी चैनल तो अब पीटीवी बन गया है. और ये आई थिंक बहुत बड़ा फैक्ट है इस वक्त कि हमारे यहाँ एक कुछ टॉक शोज में फिर भी शायद थोड़ी बहुत लीवरेज मिल जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल आप एडिटोरियल पॉलिसी चेक करें किसी भी चैनल की तो आई थिंक एवरी चैनल इज लाइक पीटीवी नाउ. तो वो ये कहते हैं कि हमसे जो बिजली के बिलों में 35 रुपए लिए जाते हैं इसको कहीं और भी डाइवर्ट किया जा सकता है. आई काइंड ऑफ अग्री विद यू. नाजिम अब्बास साहब, पहला पोस्ट इनका प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच. एंड कहते हैं कि जी वेलकम आरजे राफिया रफीक in the Sunrise community. She is a radio host at FM 89.4. Well, thank you so much. आरजे राफिया रफीक, अगर आपने हमारी कम्युनिटी जो है ज्वाइन किया है. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट गुड मॉर्निंग. स्टेइंग पॉजिटिव एट वर्क इज सो डिफिकल्ट बट हैविंग पिक्चर्स ऑफ लव्ड वन नियर बाय कीप्स मी गोइंग थ्रू आउट द डे. दैट इज ब्यूटिफुल. अल्लाह ताला आपकी आसानी पैदा करे शनीला. अच्छा जी, इसके अलावा अदिल भाई मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, आमिर स्वाति साहब कहते हैं. अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह. एंड देन मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू. हुमायूं जाफरी साहब कहते हैं क्वेश्चन फ्रॉम Kabza Mayor and Chief Minister Sindh. They released 1.25 billion rupees for Karachi road repair works. I want to know where those 1.25 billion rupees have been used so far. I have witnessed only one patchwork near FTC, but main roads of North Azabad and North Karachi are ruins of Mohenjo-daro. Shame on you. Shame on you. Both Sindh and city government. ये अच्छा सवाल है आपका वाकई. खैर देखो, नॉर्थ आजाबाद की गलियां तो वैसे ही बारिश हो या ना हो मोहनजोदड़ो का ही मंजर जो है वो पेश करती हैं. सो वाकई 1.25 बिलियन कहाँ रुका है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली जो है ना वो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है भी नहीं, वरना ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है. राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है. अच्छा जी, इसके अलावा राइट आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बट राइट टू इन्फॉर्मेशन. यस, आई थिंक ये निकाला जाना चाहिए. बताएं हमें कि 1.25 बिलियन कहाँ गया. पाकिस्तान का कानून आपको इसकी इजाजत देता है. बाय द वे, फबिया फहद, अस्सलाम वालेकुम. टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे, शी टर्न्स 13. प्लीज डू विश हर एंड रिमेंबर इन योर prayer. Her name is Fabiha. All right. Well, Fabiha, I don't know whether you're listening to me or not right now. You must have reached the school, but Bahral, if your mother is listening, happy birthday to you, Fabiha. Khush rahiye. And then we have got today is Mera FM host Aisha Malik's birthday. Kindly wish her. Aisha Malik हमारी लाहौर की आरजे हैं, उनको हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. The easiest ways to avoid wastage of time and food is to keep open buffet from 8 p.m. till 11 p.m. In this way, there is no खाना खुल गया. Have attended few such feasts. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, यानी लोग आते रहें और खाना खा के जाते रहें. वैसे आइडिया ये बुरा नहीं है कि देयर शुड बी ओपन बुफे. लोग आएं, शुरू करें और खाना खाएं और चले जाएं. वो जो होता है कि एकदम लोग दौड़ लगाते हैं, असल में फिर वो बात ये भी होती है ना कि फिर लोग आते रहेंगे, खाना खा के जाते रहेंगे. तो 9 बजे लोग 8 बजे आए, 9 बजे खाना खा के चले गए. लोग कुछ 9:15 बजे आएंगे. अब वहां तो मुलाकात ही नहीं हुई. अरे शफीक मामू से तो मुलाकात ही नहीं हुई, पर शफीक मामू 8:30 बजे खाना खा के जा चुके हैं. तो बड़ा मसला हो जाएगा. बड़ी शादी पर शादी का ये बड़ा अंग्रेज किस्म का. देखिए हम इसमें बेहतर भी तो कर सकते हैं ना कि टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 वाले जो हैं वो इस वक्त, यार मैं कैसी पाकिस्तान में क्या बातें कर रहा हूँ. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद रेडियो गार्डन ना यार. रेडियो गार्डन मतलब क्या बताएं यार, अब हर एक को लग रहा है, हर एक को जो है ना वो जवाब देना पड़ेगा मुझे. तो क्या बताएं यार. ओके, लगा देते हैं यार. मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, लिंक भी है. मोहम्मद अली राशिद साहब आपके साथ. योर पर्सपेक्टिव अबाउट जमाइमा's ट्वीट. मेनी फेमस पीपल आर ट्वीटेड. पियर्स मॉर्गन ने भी, हाँ जाहिर है जमाइमा तो अपने बच्चों के अब्बू के लिए ट्वीट कर रही हैं. तो ठीक हो गया जी. गुड है उनके लिए. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मैटर और व्हाटएवर, इट्स अ फैमिली मैटर फॉर हर. सो ठीक है जी. पियर्स मॉर्गन इनके दोस्त हैं, इमरान खान के भी दोस्त हैं.
तो वो तो करेंगे बिल्कुल. लिसनिंग एंड एंजॉइंग योर शो. रोमाना, थैंक यू सो मच. फरा तौसीफ कहती हैं, ऑन दिस वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे आई वांट टू सजेस्ट टू ऑल माय डेंटिस्ट फ्रेंड टू अप्लाई टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल बिफोर दे गिव इंट्राओरल इंजेक्शन. This makes your patient so comfortable and you will automatically enjoy your work with ease. All right. I'm sure. Topical मतलब ये कि कोई पेस्ट वगैरह या कोई क्रीम एनेस्थीसिया की जो है वो पहले लगाई जाए मसूड़ों पे और दांतों पे और फिर उसके बाद इंजेक्शन जो देने हो वो उसके बाद दें. तो ठीक हो गया जी. ग्रेट. दिस इज क्वाइट स्कैरी अदील अजहर. इट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन मोर ग्लोबल वार्मिंग. यार अब ये मुझे नहीं पता कि उमैर शेख ने किस चीज के हवाले से बात की है. कौन सा टॉपिक जो है ना मैं जिक्र कर चुका हूं. आज बहुत गुस्सा है. कल पीटीआई लीडरशिप ने अच्छा नहीं किया. वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ योर लीडर. चलें जी, ओके. तो अब आप क्या करेंगी इस बारे में? सिर्फ क्या ट्वीट करती रहेंगी, फेसबुक पे पोस्ट लगाती रहेंगी? यही प्लान है? तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सफदर खान साहब ने जो है वो ट्वीट शेयर किया है. ये क्या है जी? डियर ग्रुप मेंबर, लेट्स कम टुगेदर टू सपोर्ट आवर टैलेंटेड फेलो मेंबर सफदर एज ही शोकेसेस हिज स्किल्स इन द अपकमिंग थिएटर ड्रामा सुसाइड पॉइंट. वाओ, सो कूल यार. पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में. एंट्रीज फ्री. या दैट इज सो कूल यार. ये हमारे मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप में भी हारिस ने लगाया हुआ है. ठीक है, तो ये इस पे बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं जी. ये हमारे लिसनर हैं सफदर और क्रिएटिव आदमी है बहुत. और आई थिंक किसी एड एजेंसी में भी ये काम करते हैं, मुझे पता चली है बात. तो 18 अक्टूबर फ्राइडे यानी परसों 6 बजे एक प्ले होने वाला है जिसमें ये एक्ट कर रहे हैं. तो जिसका ये हिस्सा है, मुझे नहीं पता यू एक्टिंग और व्हाटएवर यू रोट इट और जो भी है डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज विजिट देयर. दी एंट्री इज फ्री. और क्या चाहिए? अबे मुफ्ता भाई, शाम में जाओ. अब तो लाहौर की शामें भी अच्छी सी हो गई होंगी, खूबसूरत सी, हल्की सी खुनकी भी हो गई होगी उनमें. इमरान सादिक साहब, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. थैंक यू. इमादुल हक कहते हैं, टाइम इज ओनली करेंसी यू स्पेंड विदाउट नोइंग योर बैलेंस. यूज इट वाइजली. क्या बात की है, जबरदस्त है. ओके जी. आयशा अजीज कहती हैं, सेलिब्रेटिंग ग्लोबल एथिक्स डे ऑन October 16. Over the last 10 years, individual business and non-profit organizations from over 100 countries have participated in Global Ethics Day. As the initiative enters the 11th year, the world is grappling with unprecedented challenges, from ongoing wars in multiple regions to an accelerating climate crisis to rapid development of emerging tech. Empowering ethics has become more important than ever. Join us on Global Ethics Day so that together we can raise awareness and work addressing the most critical issue facing today. World Ethics Day. आलमी यौम अखलाकियात. ये भी एक चीज होती है. इससे हमारा तो ताल्लुक है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. आयशा अजीज, गुड लक टू यू एंड योर टीम व्हिच इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव. ओके जी. अल्ताफ बेग कहते हैं, अदील भाई मॉर्निंग नहीं हो रही. टुडे इज द थर्ड डे दैट यू आर नॉट अवेलेबल. यार इस बेचारे को भी क्या करें यार. अच्छा, लोग भी 3 दिन बगैर शो के होते हैं. और अब चलें, इनको मैंने भेज दिया लिंक, अब ये भी देख लें. एक ही लिंक काम कर रहा है, ये onlineradiobox.com/pk/sama. ओके. फराज खालिद कहते हैं, अदील भाई दिस इज शिजा एंड आई एम सेलेक्टेड टू बी स्पोर्ट प्रेसिडेंट इन माई सिटी स्कूल PSHS campus and today is my investiture ceremony. Wish me luck. Wow, good luck to you, Shiza. She's a sports secretary. You know, I was a sports secretary once at my university. Now we have got चलें जी, अनाया को हैप्पी बर्थडे. इनायतुल्लाह शेख साहब की साहबजादी हैं. In most part of Punjab, 10 PM is closing time of weddings. One dish is also applied, which means one तरकारी, 1 राइस, 1 स्वीट डिश, 1. तो यार ये तो 1 डिश तो नहीं हुई ना. ये 1 डिश कहां से हो गई? I mean, I thought 1 डिश मीन्स बिरयानी खाओ घर जाओ. यानी एक बिरयानी होगी, एक राइस डिश होगी, एक सालन की डिश होगी, एक मीठा होगा, एक कोल्ड ड्रिंक हो गया, एक सूप होगा, एक एपेटाइजर भी हो. I mean, सूप लाइक है आजकल तो. वैसे एक चीज हो गई कराची में यार, एपेटाइजर जैसे आ जाते हैं शादियों में. भैया मुझे वो चलाना है. हाँ, एपेटाइजर जैसे आ जाते हैं तकरीबात में कि आपका एपेटाइजर से पेट भर जाता है. फिर बाद में पता चलता है आपको खाना तो अभी निकलना है. सो बट ये चलें, ये चीज है, ये पैसे बच रहे होंगे वहां पे. लेकिन यार फिर भी ये तो 4-5 डिशेस हो गई ना यार. एनीवे, अभी आपको हम लिए चलते हैं. ऑलराइट, दैट वाज रूना लैला विद दिल धड़के मैं तुमसे. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. इस गाने की खास बात जो एक तो ये कि जी बज़मी साहब की कंपोजिशन, रूना लैला की आवाज और रानी साहिबा पे ये गाना फिल्म आया हुआ था. लेकिन आपने गौर किया कि ये अनमिक्स्ड पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग था. बिकॉज हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तानी जो पुराने गाने मिलते हैं जनरली उसमें कोई गलीज सी झंकार जो है वो ऐड हो जाती है. बट दिस वाज लाइक
द अनअडल्टरेटेड सॉन्ग्स जिन्हें मैं कहता हूँ. सो यस, बहुत मजा आया सुनने में आज, बहुत दिनों बाद. थैंक यू सो मच. अथर साहब ने आज ये गाना रेकमेंड किया. उन्होंने कहा भाई बहुत दिन हो गए मियां आपके प्रोग्राम में गाना नहीं चला, तो हमने कहा चलें जी बिल्कुल आज चला देते हैं. सो खैर चलें आगे बढ़ते हैं. 8:41 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. यस ओके जी. अक्सर जो है वो मामला ऐसे ही होता है कि कुछ हमारे एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, जिंगल चल रहे होते हैं, जिसपे कुछ लोग बड़े बेचैन से हो जाते हैं और कहते हैं यार ये क्या ये. तो हम इसका जिक्र नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं बोलते भाई कंपनी का एड है, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया, जो भी हो. लेकिन देयर इज दिस वन पर्टिकुलर जिंगल व्हिच इज बीइंग ऑन दीस डेज एंड इट इज रियली कैची एंड नॉट जस्ट आई एम एंजॉयिंग इट माई सेल्फ, बल्कि काफी लिसनर्स का मेरा मैसेज आया कि यार ये बड़ा मजेदार जिंगल है. एंड फाइनली अब जो है ना वो ये जो सुजुकी एवरी उन्होंने जो बोलान को रिप्लेस किया. बाय द वे आज डॉन के फ्रंट पेज पे भी जो है ये खबर आई हुई है इसके हवाले से, जिसपे डॉन ने भी ये सवाल पूछा है, कैन एवरी फिल बोलान शूज, यानी बोलान जो कि सुजुकी कैरी के नाम से या डब्बा जिसको हम हुर्फे आम में कहा करते थे, इट्स बिन देयर सिंस 1983 बाय द वे. 1983 में गाड़ी लॉन्च की थी. मामूली चेंजेस के साथ ये आती रहती थी. पहले लो रूफ थी, फिर हाई रूफ हो गई थी करते करते, बट नाउ इवेंचुअली जिस तरह मेहरान इन्होंने कुछ अर्से पहले जो है वो गेम से आउट कर दी थी और फिर उसकी जगह उन्होंने फिर आपको पता है ऑल्टो इज द बेसिक एंट्री लेवल व्हीकल नाउ. सो उन्होंने अपने डब्बे को रिप्लेस किया विद एवरी एंड इट गॉट लॉन्च्ड येस्टरडे, माफी जगह रिसेंटली. सो बहरहाल हमारी एक दोस्त होती है एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से, उनका भी ताल्लुक है. मैंने कहा लेट मी नो हु आर दीज पीपल हु हैव मेड दिस एड, यू शुड एक्नॉलेज दैट यार. तो पता ही चला कि जी उनके असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर, आई डिड नॉट नो कि वी आर लिंक्ड इन कॉन्टैक्ट, सो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई अप्रिशिएटेड द एड. आई मीन द जिंगल इज अमेजिंग. मजा आ रहा है मुझे सुनने में एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी एंजॉय करोगे. मजा आता है ना यार. जनरली द एड्स स्टार्ट लुकिंग सो पर्पसफुल व्हेन यू लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग. अच्छा जी, और बाकी का सीन है जिसे कहते हैं. अच्छा जी, अशफाक जंजोआ साहब ने भी इस गाने को पसंद किया, जावेद साहब भी गाने को पसंद करते हैं. वाह जी वाह, ओए होए होए, खूबसूरत गाना यार. आई नेवर हर्ड एनी रीमिक्स ऑफ दिस सॉन्ग. व्हाट इज द सीन? आई डोंट नो किसी ने गाया इसका रीमिक्स, बट खैर चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दी गजा क्राइसिस राइट नाउ. और गजा क्राइसिस का मैं स्पेसिफिकली इस चीज के हवाले से बात कर रहा हूं कि अमेरिका ने कल बड़े कहना चाहिए कि पहली बार इसराइल को एक धमकी दी है. और धमकी से मुराद जो है वो ये है कि उन्होंने इसराइल को ये बोला है कि तुम 30 दिन के अंदर सोचें आप, ह्यूमैनिटेरियन अमरीकी ख्वाहिश के मुताबिक जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गजा में पहुंचना अलाउ करो, अदरवाइज अमरीका कुछ अपनी जो तुम्हें मिलिट्री हेल्प देता है वो बंद कर देगा. So just to recall, US has given a 30-day deadline to boost Gaza aid or risk cut to military support. अमेरिका में इसराइल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. मैं अक्सर ये बात जो है बार बार बोलता रहता हूं और मैं ख्याल से पिछले कोई एक महीने में कोई 35-36 दफा ये बात मैंने बोली है दैट अमरीकी रियासत बाय इट्स वेरी नेचर इज ज़ायनिस्ट और वो इसराइल को हर हाल में सपोर्ट करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे हमेशा जब तक ये मुल्क शायद कायम है. अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा वेव चेंज आ जाए, अमेरिका में प्रोग्रेसिव्स जो है वो मुकम्मल तौर से इस मुल्क पे कब्जा कर लें, जो कि अभी हो नहीं सकता जितना डिवाइसिव ये मुल्क है. क्या कम से कम अमेरिका जिस फॉर्म में इस वक्त एग्जिस्ट करता है, अगर वो इसी फॉर्म में रहा तो उनको इसराइल से कभी ज्यादा कोई फड्डा होगा नहीं. इसराइल ने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले एक साल में अमेरिका को उसकी औकात भी याद दिलाई है कि तू होगा बहुत बड़ा अपने मुल्क का, लेकिन मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी. बिकॉज अमेरिका की, जिसमें आपको बताया कि उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनकी रियासत, उस हर चीज के ऊपर जो है वो इसराइल का और यहूदियों का और ज़ायनिस्ट लोगों का जो है वो बड़ा मजबूत कब्जा है. मजेदार बात यह है कि चाहे वो लिबरल्स हो, प्रोग्रेसिव्स हो, वहां पे जो ज़ायनिस्ट लॉबी है दैट्स वेरी स्ट्रांग, या फिर जो कंजर्वेटिव्स हों, जहां पे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, उनकी इसराइल के साथ, बिकॉज वो बिलीव करते हैं बाइबल पे और उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के मुकाबले में द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन और या वो जो जमीन कनान की है वो यहूदियों के हाथ में, उनको ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू द मुस्लिम्स. बिकॉज जाहिर है वो फिर आपको पता है कि उसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, उसमें जो है वो क्रूसेड्स आ जाती हैं, सारी बातें जो है वो आ जाती हैं. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अमेरिका ने उनको एक वार्निंग दी है. अच्छा, इसराइल ने किया क्या? इसराइल ने रिसेंट टाइम्स में इस वक्त वो दो मेन ऑफेंसिव्स पे काम कर रहे हैं. एक तो वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लगा हुआ है एट लबनान, वहां पे वो बमबारी कर रहा है, वहशियाना बमबारी कर रहा है, लेकिन दैट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट दे आर डूइंग इन गजा. और उन्होंने नॉर्दर्न गजा में इस वक्त अपनी जो बमबारी है वो काफी ज्यादा खौफनाक करती है. और उन्होंने जो एक और काम किया है जो डबल वहमी हुई है गजा के लोगों के लिए, वो ये कि इसराइल ने जो फ्लो ऑफ एड है उसको भी बंद कर दिया था. सो एट इट्स पीक
तकरीबन कोई 500 के करीब ट्रक जो हैं वो रोजाना दाखिल हो रहे थे गजा में, और वहां पे वो एड सप्लाईज, मेडिसिन, दवाएं, ब्लड, ये सारी चीजें जो है पहुंचा रहे थे. हाउएवर नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इसका आधे से भी कम अब जो है वो जा रही है अंदर एड, और जो जा भी रही है इसराइल उसके लिए काफी मुसीबत जो है वो क्रिएट कर रहा है. अब अमेरिका ने आज ये धमकी दी है, कल रात, मतलब हमारे कल रात, उनके लिए तो आज ही चल रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर ये एड को जो पीक लेवल पे वापस नहीं पहुंचने दिया, जो कि 500 ट्रक्स पर डे, 450 to 500 ट्रक्स पर डे थे, तो फिर हम आपके कुछ हथियार जो है वो उसकी सप्लाई बंद कर देंगे. नाउ अमेरिका की जानिब से दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग दैट दे हैव सेड. ये एक अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने बात की है. अब तक अमेरिका ने कभी इसराइल को यह धमकी नहीं दी होगी, और इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ अमेरिका. अमेरिका के कवानीन यही कहते हैं. देखिए, पिछले एक साल में इसराइल ने जो बमबारी की है उसके पीछे 80%, 75% अमरीकी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो इसराइली मिसाइलों की या बमों की साख्त है वो तो अमरीकी ही होती है. तो अमेरिका इज टोटली बिहाइंड वट एवर इजराइल हैज डन. उनका ही मटीरियल जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है. अमेरिका का कानून ये बात बोलता है कि जी ऐसा मुल्क जो कि अमेरिका के मुतालबात या बातें जो है वो नहीं मानेगा, उसको मिलिट्री एड जो है वो बंद कर दी जाएगी. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट उनको एक साल बाद अंदाजा हुआ कि हमारे मुल्क में एक कानून भी एग्जिस्ट करता है, और अब उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है. अब ये 30 दिन का टाइम भी जो है ये बड़ा क्रिटिकल है. उनसे जब पूछा गया, मैथ्यू मिलर, वो जो सैफ अली खान का हमशक्ल है वहां पे, उससे जब पूछा गया कि ये 30 दिन का टाइम आपने क्यों दिया, उन्होंने कहा हमने इसलिए 30 दिन का टाइम दिया है ताकि इसराइल जो है वो अरेंजमेंट्स कर ले इसके लिए. अब उनको क्या अरेंजमेंट करने हैं, क्योंकि आपको पता है बदतमीज आदमी वो ज्यादा जवाब वगैरह जो है ना वो देता भी नहीं है. बट अब जो आता है जिसे कहते हैं कि इसराइल 30 दिन में देखें, आप समझ रहे हैं कि 30 दिन में अमेरिका में एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो हो चुका होगा, और बहुत बड़ा वाकया जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस खत्म हो चुके होंगे. बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली, जो लग रहा है बज़ाहिर, लगता ही यही है मुझे, खैर नहीं, ये मेरी गट फील है दैट आई थिंक हैरिस इज विनिंग, इवन दो ट्रंप इज क्लोजिंग इन, लेकिन मेरी ये गट फील आ रही है दैट मे बी शायद हैरिस हैज बीन एबल टू मोबिलाइज हर वोटर्स एंड डेमोक्रेट्स हैव बीन एबल टू डू दैट. जिस तरह जॉर्जिया में लोग अभी इस वक्त वोट देने निकले हैं, विच इज मोर देन डबल अर्ली वोटिंग्स में लोग जो है वोट दे रहे हैं. आई मे बी रॉन्ग, लेकिन 10 दिन अमेरिकी इलेक्शंस को हो चुके होंगे एक महीने बाद, और द डस्ट वुड हैव स्टार्टेड टू सेटल डाउन एंड ऑल. सो इन्होंने ये काफी सोच समझ के ये दिए कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले वो इसराइल पे कोई पाबंदियां नहीं लगाना चाहते, या इसराइल को किसी भी तरह कोई धमकी जो है मजीद सख्त एक्शन, धमकी तो दे दी, कोई एक्शन नहीं करना चाहते. तो लेट्स सी क्या होता है. इसराइल अब इसको सुनता है या नहीं सुनता, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया हुआ है. सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे दोस्त वजाहत सिद्दीकी साहब का, उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपने बताया दिल धड़के, मैं तुमसे कैसे कहूं, इसका एक रीमिक्स एक्चुअली बना हुआ है, सुनीति चौहान की आवाज में है, और अंजुमन फिल्म जिससे ये गाना ऑफ कोर्स दिया गया है उसका उस फिल्म का रीमेक जो है बनाया गया था 2013 में, और इसको जो है वो उसमें ऑफ कोर्स ये गाना था, और मुझे उन्होंने वो लिंक भी भेजा है एंड आई एम सॉरी टू से. अच्छा, इमरान अब्बास हैं इस फिल्म में, और वो एक याद एक एक्ट्रेस आई थी, मोनालिसा के नाम से एक एक्ट्रेस आई थी. मोनालिसा, व्हाई वुड यू नेम योरसेल्फ मोनालिसा यार? पता नहीं इनका असल में क्या नाम बशीरन खातून होगा, जो शायद मोनालिसा रख लिया उन्होंने. लेकिन यार इतना बुरा कर दिया इस गाने को, लाइक क्यों सुनीति चौहान से गवा लेते ना उसी. यार देखो, रीमिक्स जो करने की चीज होती है ना, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो गाने के टेम्पो को ना छेड़ो. आई थिंक इंडिया में एक बैंड है सनम के नाम से, वो बनाते ही सिर्फ रीमिक्स हैं. आई थिंक उनकी दुनिया चलती रीमिक्स की बुनियाद पे. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड इन सनम्स रीमिक्स एंड आई लाइक देयर रीमिक्सेस बाय द वे, वो ये कि यार वो गाने के टेम्पो को नहीं टच करते. ये तो दिल धड़के की जो ब्यूटी है वो इसकी बीट और इसकी जो लाइवली टेम्पो है जो चल रहा होता है कि आपको एक फुट टैपिंग पे, इन्होंने इसके साथ तबाह कर दिया. सुनीति चौहान के गवाया भी और गाना तबाह कर दिया. भाई रिजेक्टेड. वजाहत फारूकी साहब, वजाहत फारूकी है ना, एक सेकंड सॉरी यार. हाँ बिल्कुल जनाबे वाला सॉन्ग इज रिजेक्टेड. वजाहत सिद्दीकी है हमारे जनाब वाला, हमारे ननियाल में भी सिद्दीकी लगता है नामों में. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एक सेकंड भाई, ये मैसेज आया रोमांटिक सा है. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल सनराइज फैमिली, प्लीज विश माई बेस्ट फुल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग द ईयर शी हैज क्रॉस्ड बट मस्ट एक्नॉलेज नॉट बेस्ट फुल विदाउट रीजन. सो स्वीट भाई, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद आसिम जज्जा साहब की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लाहौर के
ग्रुप के बड़े रेगुलर मेंबर है हमारी मीटअप्स वगैरह में और एक्टिव मेंबर है. सॉरी, आवाज भी कम हो गई है ब्रेक के बाद. अब क्या कह सकते हैं इसके हवाले से. चलें जी, वजाद भी कहते हैं वो सिर्फ पुराना वर्जन ही सुनते हैं इस गाने का. अच्छा, यूसुफ नवाब कहते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को मुफ्ती कवि की तरह बेखौफ होना पड़ेगा जीतने के लिए. वैसे वाकई यार सही लाया है, मुफ्ती कवि की तरह बेखौफ हो जाए पाकिस्तान टीम. क्या बात है भाई, जबरदस्त. ऑलराइट, ग्रेट. और क्या सीन है? अच्छा नहीं, अभी हम बात करते हैं एक और टॉपिक के हवाले से, बट एक सेकंड जरा रुकिएगा. हाँ, हमारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो एड है हैज समथिंग इन कॉमन विद द सिंधु दरिया के किनारे सॉन्ग. एवरी टाइम आई लिसन टू इट. हाँ बिल्कुल, ये हमारे एक और दोस्त ने भी जो है वो इस हवाले से बात की है कि ये गाना जो है ये सुनने में सिंधु दरिया वाला जो है ना वो गाना लगता है. वो सिंधु दरिया के किनारे जो है ना, मछली पल्ला खिलाऊं, हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं सारे. यार वो देखो ना, अब क्या है उस गाने की, द बीट एंड द टेम्पो इज सो कैची कि आपको सुनने में बड़ा मजा आता है. लाइक सीरियसली, शुरू में शायद लोग कहेंगे ये क्या सुन रहे हो, लेकिन नाउ you just can't help yourself falling in love with that song. Same goes with this jingle. So that is how they play with the beats and the tempo of the song, and yeah, brilliant. So yes, I think थोड़ी बहुत इसमें सिमिलैरिटी हो, लेकिन जबरदस्त. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. चलिए से बात करते हैं कुछ कनाडा इंडिया के ताल्लुकात. हमने कल भी बात की थी, आज भी बात करते हैं. और उसमें जो एक ट्विस्ट आ गया है कहानी में, और हुआ यह है कि कल कनेडवी जो पुलिस है उसके 2 सीनियर एहलकार जो है वो कल मीडिया से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका एक गैंग है, एक बदमाशों का एक गैंग है जो कि कनाडा में कार्रवाइयां कर रहा है. 8 होमोसाइड्स और कोई पता नहीं 32 के करीब एक्सटॉर्शन के वाकयात, एक्सटॉर्शन मतलब भत्ता लेने वाले वाकयात उन्होंने साउथ एशियन कम्युनिटी में किए हैं. और ये गैंग जो है दैट इज कॉल्ड बिश्नोई गैंग राइट नाउ. ओके जी, इसका जो सरगना है इस गैंग का, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई. अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र जो है ना वो अभी रिसेंटली भी हुआ था, बिकॉज महाराष्ट्र में, बंबई में उनके एक मशहूर पॉलिटिशियन है बाबा सिद्दीक, सल्लू भाई के बेस्ट फ्रेंड सलमान खान के, उनको कत्ल किया गया था. और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है वो उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जिम्मेदारी ली थी. सिद्धू मूसेवाला के मारने के चक्कर में इस गैंग का जो सरगना है वो गुजरात जेल में भी पड़ा हुआ है. लेकिन कहते ये हैं कि ये बंदा जो है इसको इंडियन एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए. ज़ाहिर है ऑफ कोर्स प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती हैं. रिमेंबर, हमारे यहाँ भी प्रॉक्सीज का इल्जाम हम पे लगता रहता है. सो कहते ये हैं कि जी ये बिश्नोई गैंग जो है ये कनाडा में, और कैनेडियन गवर्नमेंट इसका नाम लेके अब बता रही है कि जी इसके थ्रू जो है वो कनाडा में मर्डर किए जा रहे हैं. सो बहरहाल जी, इंडिया और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो है ना वो अपने बिल्कुल एक कहना चाहिए कि लोएस्ट एप पे जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं. और इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर है ये अब रिकॉन कैसे होगी, क्या होगा, नहीं किसी मुल्क एक दूसरे के सफीरों को अपने मुल्क से निकाल देना. इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू इमिग्रेशन टू कनाडा. बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पे आके रह गए हैं. और कल हमारी हमशीरा से जो है, नहीं बहन से, इनको पसंद नहीं, छोटी को मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा इसमें, बड़ी को हमशीरा सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको दुर्दाना भट्ट याद आ जाती है. तो खैर एनीवे, तो उनका ये कहना है कि भाई कोई फायदा नहीं है, ये जो हो गया अब ये जस्टिन ट्रूडो अपने गवर्नमेंट बचाने के लिए जो भी करने के लिए अब करना चाह रहा है. लेकिन इंडियंस वो ये कहती हैं कि भाई हर जगह ये इस वक्त घुस चुके हैं, छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कुछ भी हो. और पाकिस्तानीज के लिए जनरली इनका जो रिएक्शन, और बल्कि आजकल कुछ जरा हो भी ये गया, पिछले 10-12 साल में हिंदुस्तानियों को जिस तरह उनके टीवी चैनल्स ने, उनके सियासतदानों ने ब्रेन वॉश किया है, उनको एक बड़ा एक सुपीरियोरिटी वाला एक जो है ना वो एक फीलर आ गया है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तानी. सो वो यही कहती हैं कि जहां बैठे हुए होते हैं ये बहुत तंग कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, और ये फंक्शनरी, सरकारी फंक्शनरीज बन चुके हैं. ऑल पाकिस्तानियों को वीजा देने में भी काफी मसला जो है वो रहता है, और ये जो है वो सिलसिला बहरहाल है. तो अब जस्टिन ट्रूडो क्या रिडीम कर पाएंगे अपने आप को इस चीज के हवाले से? दे हैव ओवरडन द इमिग्रेशन साइड. इंडियंस क्या करेंगे? इनकी गवर्नमेंट, अच्छा इंडियंस से मेरे यूट्यूब शो में इंडियंस देख रहे होते हैं यार, दे आर सो कॉन्फिडेंट. उन्होंने कहा कि जी हमने मालदीव को जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, कनाडा भी घुटने टेक देगा भारत के सामने. यार इन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक्त जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, सीरियसली स्पीकिंग यार, हम पाकिस्तानियों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक्त ये है कि मैच जीतने के लिए 4 रन चाहिए होंगे, 6 विकेटें भी होंगी, तब भी पाकिस्तानियों को लग रहा होगा मैच हार जाएंगे, अपनी तो किस्मत इतनी फूटी हुई है आजकल. लेकिन इन इंडियंस का इस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, इट इज अनबिलीवेबल मैन. और पाकिस्तानियों को तो कुछ समझते ही नहीं है. खैर हम तो खुद भी अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन उन्होंने तो जो पाकिस्तानियों को, अब वो क्या एक लफ्ज होता है वो जुमला मैं बोल नहीं रहा, लेकिन
जो पाकिस्तानियों के बारे में सोच रहे हैं ना वो, अरे मेरे खुदा क्या बोला जाए। लेकिन बहरहाल जी वी आर कीपिंग एन आई। बदकिस्मती से हमारे मीडिया इस पे फोकस नहीं कर रहा है। हमारा मीडिया इस वक्त ज्यादा लगा हुआ है SCO कॉन्फ्रेंस, वो खत्म हो जाएगी कल से। इस्लामाबाद में धमा चौकड़ी शुरू हो जाएगी। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए 26वीं आईनी, और कल आप पूरे दिन फयूज व बरकत सुनते रहेंगे 26वीं आईनी तरमीम के और इसके क्या बेनिफिट्स। अब तो मौलाना भी ज़ाहिर इनके साथ हैं। सो वरना यार दिस इज सच अ बिग न्यूज। इंडियन गवर्नमेंट, अमित शाह का नाम, उड़े ये तो बात बताई नहीं मैंने आपको। वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर आई है कि कैनेडियन सोर्सेज ने उनको यह बताया है कि वो जो निज्जर का जिक्र मैं कर रहा था, हरमीत सिंह निज्जर, जिसको मारा गया ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले साल, जिससे ये सारा वाकया शुरू हुआ है, उसके पीछे डायरेक्टली अमित शाह इन्वॉल्व है ना। अमित शाह इज द राइट हैंड मैन ऑफ मोदी, यानी मोदी का क्लोजेस्ट एसोसिएट कनाडा में बंदे मरवा रहा है यार। ये कितनी बड़ी खबर है यार। लेकिन खैर चलें जी, मुझे लग रहा है ऐसी खबरों पे पाबंदी पे जल्दी जल्दी पाकिस्तान में जल्द पाबंदी ना लग जाए। अब तो आपको पता ना कि मियां साहब हमारे बोल चुके हैं कि जी मैं तो मोदी साहब से जल्दी मिलना चाहता हूं, वरना पता नहीं क्या कंडीशंस लगा दी थी इमरान खान ने, आर्टिकल 370 वाली, ये सारी बात। ऐसे ही है भाई मुल्क हमारा। अब ले चलते हैं आपको ब्रेक की। अपनी ब्रेक क्या, प्रोग्राम खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से होती है मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.